अस्सलामुअलैकुम, जुम्मा मुबारक नहीं, मंडे मुबारक। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। मैं हूं महक असलम। जैसे शुएब ने जुम्मे का इधर से मैंने कहा क्या अभी तो वीकेंड गुजार किया है दोबारा से जुम्मा। खैर पीर वाले दिन ज्यादा मुश्किल होता है उठना, ज्यादा जो होता है ना हिम्मत करनी पड़ती है यार। हफ्ते का पहला दिन सुस्ती भी होती है, लेकिन हम आपको बिल्कुल भी सुस्त या बोर नहीं होने देंगे, क्योंकि हम प्रोग्राम का आगाज कर लगे एक नारे के साथ। हमेशा हम सुनते हैं कि वोट को इज्जत दो। आज हम बात करें कि वार्डन को इज्जत दो। और ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो काले शीशों वाली गाड़ियां होती हैं या जो अमीर ज़ादे होते हैं वो वार्डन्स को इज्जत देते नहीं हैं। ऐसा ही मामला हुआ है लाहौर में। आपको हम इस वक्त कुछ तस्वीर भी दिखा रहे हैं। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है। ये गाड़ी रोकना इस वार्डन को महंगा पड़ा। जेल रोड पर वार्डन ने गाड़ी रोकने का इशारा किया तो ड्राइवर ने वार्डन को मारने की कोशिश की, मगर वार्डन भी पीछे हटने के बजाय बोनट पर चढ़ा। ये ज़ाहिर है ये मामला जिस तरह का रिपोर्ट हुआ हमने आपके सामने रखा, लेकिन द पॉइंट इज क्यों ऐसा क्यों हुआ। और ये सिर्फ लाहौर की बात नहीं है, ये हर शहर में कुछ मामला ऐसा ही है। ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, जो काले शीशों वाली गाड़ियाँ होती हैं, जो अमीर ज़ादे होते हैं, जो किसी को कुछ नहीं समझते और फिर स्पेशली अगर वार्डन को उन्हें रोके सवाल करे तो बदतमीजी करते हैं। और बात अब बदतमीजी से बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब आप देखिए कि उन्हें हिट किया जा रहा है। और ये एक इस वाक़े को देख के एक मुझे रावलपिंडी का भी वाक़या याद आ रहा है, इस्लामाबाद का भी याद आ रहा है। तो वो शेब वाली बात कि ये कुछ पाकिस्तान में नया नहीं है, और अगर हम इनको पहले लगाम डालें तो बाकी शहरों में होना फिर इस तरह से बंद हो जाएगा। कराची में आपको याद है खातून वाला जो इशू था, तो यकीनन ये फिर वो अमीर ज़ादे या अमीर ज़ादियाँ जिनको पता है कि अच्छा इनके सर पे हाथ है, इनके सर पर रस्ते आला ऐसे हैं कि उन्हें बचा लेंगे, तो वो यकीनन फिर ऐसी हरकतें करते हैं। जब वो ऐसी हरकतें करते हैं तो फिर क्या होता है कि ये वार्डन्स आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े होते हैं सड़कों पे, या आपको बचाने के लिए, आपको सिखाने के लिए खड़े होते हैं। यकीनन जब आपकी गाड़ी अगर किसी गलत जगह पे जा रही है, ये ज़िगज़ैग आप ले रहे हैं कुछ भी, तो आपको अगर वो बता रहे हैं कि भैया ऐसे नहीं ऐसे जाओ, तो वो आपकी और दूसरे लोगों की बहुत सारी ज़िंदगियों की बात कर रहे होते हैं। और जो जिस लाहौर की जिस सड़क की हम ये मनाज़िर दिखा रहे हैं, ये वो सड़क है जहाँ पे ट्रैफिक की इतनी ज़्यादा रवानगी होती है कि गाड़ी को रोकना, उसे कंट्रोल करना इंतहाई मुश्किल होता है। और अगर वार्डन रोक रहा है या वो कह रहा है कुछ कह रहा है, तो आप सुन लें। आप ये क्यों बताना चाह रहे हैं कि रोड आपके अब्बा जी का है? और कौन सुन ले। अब ये जरा देखिए, आपको याद है क्वेटा में भी एक ऐसा वाकया हुआ था। वार्डन को कुचल दिया गया था और उसने कुचला था जो ऐवान में बैठते हैं। ये आवाम की बात नहीं थी। और फिर फैसला हुआ जी सबूत नहीं है, इसलिए और फिर देखिए जब ऐवान में नुमाइंदगी करने वाले बैठेंगे और वो ऐसी हरकतें करेंगे, तो फिर ऐसे लोगों को तो शामिल नहीं है। और फिर ऐसे लोगों ने काम करना, जब वो कहते हैं कि उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ तो हमारे खिलाफ क्या हो जाना है। अच्छा, और यही एक मामला एक और नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं कि अवामी नुमाइंदों का काम क्या होता है। अवाम को गाइड करना। When it comes to कोरोना, गाइड करना होता है कि SOPs को फॉलो करें, गाइड करना होता है कि मास्क पहने, गाइड करना होता है कि जलसों में ना जाएं, एग्जाम्पल सेट करनी होती है। लेकिन एग्जाम्पल क्या सेट हो रही है इन हालात में, जब कोविड-19 की सेकेंड वेव है, तो जलसा होगा, यही कहा जा रहा है PDM की तरफ से। तहरीक इंसाफ की हुकूमत और PDM क़यादत आमने सामने है। मुल्तान में सियासी जलसे के लिए जोर लगाया जा रहा है। बिलावल भुट्टो, आसिफा भुट्टो और बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब के लिए तैयार हैं, और हुकूमत का मुसलसल इसरार है कि जलसे ना कीजिए, इससे कोविड फैलता है। अच्छा, इन जलसों से मुताल्लिक जो नई खबर है, या कह सकते हैं हम कुछ नया जो मामला है, वो क्या है? आसिफा भुट्टो का खिताब करते हैं। हाँ, और आसिफा भुट्टो की सियासी मैदान में एंट्री, और ये इसलिए भी है क्योंकि बिलावल को कोविड-19 हो चुका है। वो वर्चुअल के थ्रू तो ज़रूर आवाम से खिताब करेंगे, लेकिन जो हम देख रहे हैं कि फ्रंट फुट पर होंगी वो इस दफ़ा आसिफा भुट्टो होंगी, जो पीपल्स पार्टी को लीड कर रही होंगी। और बहुत सारे लोगों ने ये भी बात की टीवी पर बैठ के, वीकेंड पे जब हम प्रोग्राम्स देख रहे थे, टॉक शोज, तो उन्होंने कहा कि शायद हुकूमत इस वजह से भी खौफज़दा है क्योंकि अब खवातीन मैदान में आ रही है। मरीम नवाज भी हैं, आसिफा भुट्टो भी हैं, तो जो हमारी हुकूमत है वो खौफज़दा होना शुरू हो गई है। महक ये होता है कि वो खवातीन आ तो जाती है पॉलिटिक्स में। प्रेशर होता है खवातीन, अगर दो खवातीन हो तो प्रेशर होता है। नहीं, मेरा ख्याल है प्रेशर एक खातून का प्रेशर होता है। नहीं, प्रेशर नहीं होता, लेकिन हाँ, हम सियासी मैदान की जब बात करते हैं तो खवातीन जरूर ये कहती हैं कि ओहो सानू क्यों फाड़ लिया, हमारे खिलाफ ही मुकदमा क्यों कर दिया। खवातीन फिर वो कार्ड प्ले करती हैं। तो मेरा इस पे सिर्फ इतना पॉइंट है, कार्ड प्ले करना, औरत कार्ड प्ले करना, औरत कार्ड प्ले ना करें। एक और चीज बड़ी तेजी से आ रही है और छा रही है, वो है सर्दी। सर्दी बहुत ज्यादा हो गई है, और कराची में तो बहुत ही ज्यादा हो गई। नवंबर के महीने में सर्दी का 10 साला रिकॉर्ड टूट गया। आपने इस दफा क्या नए इकदाम किए सर्दी को लेकर? मैंने इस बार नया क्विल्ट लिया, क्योंकि पहले कंबल से गुजारा चल जाता था, अब बच्चों को ठंड लगती तो ये करना पड़ा। हाँ, तो ये आप भी बहुत सारे लोग जो हमें देख रहे हैं वो भाई
चीज़ें जाके ख़रीदें मार्केट में। नवंबर में कम से कम दर्जा हरारत 10.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सख्त सर्दी में सड़क किनारे रात गुजारने वालों की ज़िंदगी कैसी है, वो किस तरह से इस चीज़ को ये सर्दी में गुजर बसर करें, ये आज हम प्रोग्राम में आगे चलकर और इसके साथ साथ अगर हम थोड़ा सा पॉजिटिव एंगल देखें सर्दी का, तो जाहिर है जहाँ पर सर्दी नहीं पड़ती वहाँ जब सर्दी पड़ती है तो लोग फिर निकलते हैं सूप पीने के लिए, उस सर्दी को एंजॉय करने के लिए। फॉर देम दिस विंटर इज अ फेस्टिविटी। अच्छा, एक लेकिन और सूप पीने जरूर जाए, लेकिन एसओपीज का ख्याल रखें। अच्छा, जहाँ इससे तक बेहतर ये घर में बना लें। जहाँ तक बात एसओपीज की है, तो डॉक्टर्स हमें क्या कहते नजर आते हैं? डॉक्टर्स बार बार एक बात करते हैं कि एसओपीज पर अमल दरामद कीजिए और मास्क पहनिए। ये तो डॉक्टर्स की बात है, लेकिन जो मुस्तकबिल के डॉक्टर्स हैं वो खुद क्या कर रहे हैं? वो एसओपीज की धज्जियां बिखेर रहे हैं। कराची में पीएमसी के तहत मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के इम्तिहानात वालिदैन और बच्चों के लिए बड़ा इम्तिहान बन गए। रश था, एसओपीज की सख्त खिलाफ वर्जी हुई। अच्छा, उससे पहले ट्विटर पर टॉप ट्रेंड भी ये मामला कर रहा था कि जब तमाम जगह पर स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए हैं, जो एग्जामिनेशंस है वो पोस्टपोन हो गए हैं, तो वाई दिस एग्जाम। लेकिन एट द सेम टाइम ठीक है, हुकूमत की भी गलती कह लेते हैं, बात कर लेते हैं इंतजामिया की, लेकिन जो लोग वहां पर खुद पहुंचे थे, मास्क लगाने से तो किसी ने रोका नहीं था। एक दूसरे से कंधे से कंधा टकरा के गुजरना जरूरी तो नहीं था। आप थोड़ा एहतियात कर लेते, मास्क लगा लेते, थोड़ी सी डिस्टेंसिंग को इंश्योर करते, तो शायद ये मामला इतने बिगड़ते ना जितने अब इस फुटेज से हमें लग रहा है कि बिगड़ेंगे। हाँ ना, अगर कर लेते तो क्या चला जाता। उन्होंने कहा नहीं, हमने बताना है कि हम नहीं करेंगे, हम नीट जो है ना वो बन चुके हैं। एक और ठंडे मकाम की बात करेंगे, वो है गिलगित बल्दिस्तान। सवाल ये उठ रहा है कि वहाँ का वजीर आला कौन होगा। वजीर आजम इमरान खान ने हंगामी इजलास में ऑप्शंस पर गौर करेंगे और इजलास में वजीर आला गिलगित बल्दिस्तान और काबीना के अरकान के लिए नामों को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान भी है। तो सेहरा किसके सर सजेगा? कुछ नाम वैसे ज़ेरे गौर हैं, लेकिन अब देखना ये है कि किसका नाम जो है, किसका खुरा निकलता है, कौन जो है वजीर आला गिलगित बल्दिस्तान उस कुर्सी पे बैठता है, डिसाइड हो जाएगा जनाब बड़ी जल्दी। अच्छा, एक और अच्छी खबर है, कावन पाकिस्तान से कंबोडिया मुंतकिल हो गया। हाथी की मुंतकिली के लिए कोशिशें काबिल ज़िक्र हैं। मारूफ गुलकारा और अदाकारा हैं अमेरिकन। ये कावन की कंबोडिया मुंतकिली के जश्न के लिए पाकिस्तानी दौरे पर आई थी। वज़ीर आज़म से इनकी मुलाकात भी हुई थी। और अब आपको बताएं कि ये जो अदाकारा इन दिनों इस्लामाबाद के एक चिड़िया घर के तनहा हाथी कावन की कंबोडिया मुंतकिली के जश्न के लिए पाकिस्तानी दौरे पर ज़ाहिर वो मौजूद है, जैसे हमने आपको बताया। और बड़ी तारीफ की उन्होंने, ना सिर्फ इस चीज़ की बल्कि जो वज़ीर आज़म का एक मनसूबा था सरसब्ज़ पाकिस्तान, जो शजरकारी का वज़ीर आज़म का मनसूबा था उसकी बड़ी तारीफ की, जो वज़ीर आज़म की पॉलिसीज़ थी उसकी बड़ी तारीफ हुई है। हम देखते हैं कि इमरान खान साहब की हर प्लेटफॉर्म पे हमारी जो पॉलिसीज़ है उनको लेकर तारीफ होती है, लेकिन जो सरसब्ज़ पाकिस्तान शजरकारी वाला जो पीटीआई गवर्नमेंट का एक इकदाम है उसकी तो हर जगह होती है। जो पाकिस्तान आता है उसकी तारीफ करता है और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। और जो गुलकारा आई थी उन्होंने जुम्मे को 27 नवंबर को वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की है। भारत पाक के जानवरों से दुश्मनी पर उतर आया है। कावन के लिए फ़ज़ाई हुदूद के इस्तेमाल में जो है रुकावटें डाली गई परवास की, हाँ बिल्कुल, और परवास की दहली में 2 घंटे क़याम की भारतीय शर्त भी रखी गई थी। यानी मतलब आप जानवरों से क्या दुश्मनी निकाल रहे हैं, कुछ इंसानियत का लेवल होता है। नहीं, कोई लेवल नहीं है जनाब उनका। अच्छा, एक और ख़बर हमारे पास है, एक दो रोज़ कबल शहबाज गिल साहब ने जिस तरह जस्टिफाई करने की कोशिश की है महंगाई को, मैं उस पर भी बात करना चाहता हूँ। इस वक्त आपको हम ट्वीट भी दिखा रहे हैं। जब सवाल किया जाता है कि यहाँ पर महंगी मिल रही है, तो ज़रा देखिए उनका जवाब क्या है। वो कहते हैं F6 ये तो पाकिस्तान का महंगा तरीन इलाका है और यहाँ पर क्योंकि किराया ज़्यादा होता है इसलिए यहाँ पर रेट भी ज़्यादा होता है। तो फिर बहुत से लोगों ने नीचे क्लास ले ली, यानी ये ट्वीट करना उनको महंगा पड़ गया। लोगों ने फिर लिखा कि जनाब सिर्फ F6 की बात नहीं है, दीगर हर शहर में, हर इलाके में सिचुएशन ऐसी है। और एक सारिफ ने तो बड़ा अच्छा सवाल उठाया। उन्होंने कहा भैया ये डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स होते हैं ना, इनका कोई काम होता है, इनका जो काम होता है वो काम करवा लें, फिर आपको ये ट्वीट नहीं करनी पड़ेगी। आप जस्टिफाई ना कीजिए महंगाई को, आप काम कीजिए। क्योंकि हमने देखा है कि ना सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि हर जगह पर जो लिस्ट आती है उस लिस्ट से मैच करती प्राइस हमें कहीं नजर नहीं आती। एक अंडे पर वो खुद बताता है दुकानदार होलसेल मार्केट के मैं 5 से 6 रुपए कमा रहा हूं। एक अंडे पे वो कमा रहा है, वो अपने मुंह से ही कह रहा है। यानी जो अंडे की कीमत लिखी हुई है 82 रुपए, वो दे रहा है 180 रुपए का। और देखिए जिस जगह पे बैठ के वो कर रहे हैं डीएच जैसे एरिया में, इतने ऐसे इलाके में कि जहाँ पर लोगों को शायद महंगाई नहीं लगती, शुएब उनके लिए ऐसा कोई रोना नहीं है। जब आप किसी ऐसी जगह पर बैठ के बात करें जहाँ पे अवाम जो है सिर्फ रोजगार जो उनका दिहाड़ीदार तबका जो है, जब उनकी आप बात करें तो प्लीज आप जहन में रखें कि उनके लिए अब के टाइम में ना 2 वक्त की रोटी थोड़ी सी मुश्किल हो गई है। ठीक है, पीटीआई के जो इकदाम हैं, पीटीआई के जो अच्छे काम है, हम उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन फिर जब ऐसे ट्वीट्स आते हैं तो यकीनन अवाम का थोड़ा सा जो गुस्सा होता है ना शुएब, वो बाहर आना या गुस्सा करना उनका बनता है। यानी डीएचए में या किसी बंगले में
बैठकर ट्वीट करना बहुत आसान है, लेकिन जो सर्दी बर्दाश्त भी कर रहा है, जो महंगाई बर्दाश्त भी कर रहा है, जो सड़क पर बैठा है, फुटपाथ पर बैठा है, जिसका रोज़गार नहीं है, वो अगर ये ट्वीट देखेगा, वो अगर आपका ये नैरेटिव सुनेगा कि आप इस तरह जस्टिफाई करते हैं महंगाई को, तो वो गुस्सा नहीं, वो तो शायद शर्म से मर जाएगा कि ये हमारे हुक्मरान है, ये उनके तर्जुमान है जो इस तरह की बात करते हैं। इस तरह की बात करते हैं। और फिर दूसरी बात ये देखें, हम जब वज़ीर आज़म बात करते हैं ना, वज़ीर आज़म हमेशा एक बात वो कहते हैं कि बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं, बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन जब स्पेशली वो लोग जो काबीना के होते हैं, जो सेनेटर्स होते हैं, ये जो अवाम की नुमाइंदगी करते हैं, वो जब ऐसी बातें करते हैं तो फिर अवाम जो है उसको थोड़ा अफसोस होता है। फिर अवाम का रिएक्शन भी सामने आता है, जैसे शहबाज गिल साहब की क्लास ली गई है। खैर, एक और खबर ये है कि दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी फैलाने वाले भारत में जमहूरियत की मौत हो गई है। इसके बारे में भी हम बताएंगे। लेकिन मैं चाह रहा था, मैं एक और खबर मेरे पास है, क्योंकि वो बड़ी अच्छी खबर है और क्योंकि हम उसे पसंद करते हैं। सज्जद अली की मैं बात करना चाह रहा हूँ। उनको अवार्ड मिला है फिल्म एंड टेलीविजन इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट करने का, डिस्टिंक्टिव इंटरनेशनल अरब फेस्टिवल्स अवार्ड। तो हमारी तरफ से उनको मुबारकबाद। लोग बड़ा नसरार हैं। उन्होंने खुद भी एक वीडियो पैगाम जारी किया, उन्होंने शुक्रिया अदा किया मद्दाहों का, उन्होंने शुक्रिया अदा किया अपने सब चाहने वालों का। तो ये जनाब उन्हें अवार्ड मिला है और इसके लिए हम जो हैं उन्हें कहते हैं कांग्रेचुलेशंस। अब बढ़ते हैं आगे, खबरें शामिल करते हैं। क्यों ना सबसे पहले सर्दी की बात की जाए। सर्दी, जिस तरह महक आपने कुछ देर पहले भी कहा कि रिकॉर्ड बढ़ गई है, बहुत हो गई है भाई। सर्दी आती है और जब सर्दी आई है तो रिकॉर्ड आई है, और रिकॉर्ड सर्दी की वजह से हुआ ये कि जनाब बहुत सारे लोगों ने कंबल निकाली हैं, रजाइयाँ निकाली हैं। एक जरा यू टर्न ले लेते हैं, सारी ही चीज़ सब जगहों पर यू टर्न होते हैं। एक जगह पे हम भी यहाँ पे यू टर्न लेते हैं कि हम बात कर रहे थे अभी कुछ देर पहले भारत की, ठीक है, कि होता ये जी कि भारत वैसे तो बहुत ज़्यादा फन्ने खान बनने की कोशिश करता है, हर चीज़ में आगे बढ़ता है, लेकिन जो रिपोर्ट्स आती हैं वो भारत का असली चेहरा सामने लाती हैं। सबसे ज़्यादा करप्शन करने वाला मुल्क भारत है। दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी फैलाने वाले भारत में जमहूरियत की मौत हो गई है। ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, भारत में अपने लोग इसके खिलाफ बहुत दफ़ा आवाज़ उठा चुके हैं। और ऐसा पाकिस्तान का नहीं, हम लोगों का नहीं, बल्कि द इकोनॉमिस्ट का दावा है। ये शर्म की बात है भारत के लिए कि इंटरनेशनल मैगजीन ये दावा कर रहा है। एक उसकी तहलका खेज रिपोर्ट आती है जिसमें बताया जाता है कि कश्मीरियों और अकलियतों पर मजालिम में अदलिया और फौज को आला कार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर सबको जो साबिक चीफ जस्टिस थे भारत की सुप्रीम कोर्ट के, मार्कंडे काटेजू जी, उनका इंटरव्यू अगर याद हो तो उन्होंने प्रूफ के साथ ये बात की थी कि भारत में फ़ौज के ऊपर इतना प्रेशर होता है, भारत में अदलिया के ऊपर इतना प्रेशर होता है कि कोई फैसला आज़ादी के साथ हम नहीं ले सकते। अच्छा, दुश्मन सिर्फ वहाँ नहीं बैठे हुए, दुश्मन अपनी सफ़ों पर भी हैं। और जो अपनी सफ़ों में बैठे दुश्मन, जब उनकी मैं बात करता हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब OIC का इजलास हो रहा है और उसमें वो ये कहते हैं कि कहाँ है कश्मीर की बात, कहाँ है कश्मीर का मुकदमा, कहाँ है कश्मीर के सफ़ीर, तो उनके लिए ये खबर है कि पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी है। इस्लामी ताउन तंजीम की वज़राए ख़ारजा काउंसिल के इजलास में तनाज़ कश्मीर की गूंज सुनाई दी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम और आलमी सतह पर बढ़ते इस्लामोफोबिया के हवाले से पाकिस्तानी करारदादें मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुसलमानों पर भारतीय मज़ालिम का पर्दाचाक किया। वज़राए ख़ारजा काउंसिल के आइंदा इजलास की मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। तो जो अपनी सफ़ों में बैठे तनकीद करते हैं कि पाकिस्तान के सफ़ीर क्या कर रहे हैं, वो ज़रा देख लें कि पाकिस्तान के सफ़ीर क्या कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब की सिफारती कामयाबी है ये, जो वो टेलीफोन कॉल्स करते हैं मुख्तलिफ दोस्त ममालिक को, उस पर बाद किसी मीटिंग में जाते हैं तो फिर वाकई वो कश्मीर का मुकदमा उठाते हैं और दुरुस्त तरीके से उठाते हैं, जैसा माजी में किसी ने नहीं उठाया वो वैसे उठाते हैं। और इस चीज़ की तारीफ होती है, वज़ीर आज़म के इस काम की तारीफ होती है, वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी के इस काम की तारीफ होती है। और फिर हम जब बात करते हैं हमें फ़ख्र महसूस होता है कि वज़ीर आज़म क्या कहते थे कि मैं कश्मीर का सफ़ीर बनूंगा, वो बन गए, और साथ साथ उनकी टीम थी उन्होंने उन्हें भी बनाया। तो खैर, अभी हम बात करेंगे दोबारा से सर्दी की, कि जब सर्दी आई है तो रिकॉर्ड आई है जनाब। कराची में ऐसी सर्दी आ गई कि तमाम पिछले रिकॉर्ड टूट चुके हैं। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में जब हम देखते थे कि नवंबर में हल्की फुल्की सर्दी होती है, वहाँ पर सर्दी का गुज़श्ता 10 साल रिकॉर्ड टूट गया। जैसे कि आपने भी कहा, बड़ी नई चीज़ उन्होंने खरीदी है, मैंने अभी तक कुछ शॉपिंग नहीं की है। तो जनाब महकमा मौसमियात ही बता रहे कि शहर में कम से कम दर्जा हरारत 10.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। 2010 में कराची में दर्जा हरारत 12 डिग्री रिकॉर्ड हुआ था और अभी 10 किया गया है। अभी महक कह रहे हैं कि 3 तक जाएगा, तक गिर जाएगा। मतलब आप मरी ना जाएं, आप इस्लामाबाद ना
जाएं, आप अपने घरों में, अपने शहर कराची में रह के एंजॉय कर सकते हैं। बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट्स भी है कराची में जहाँ पे आप जाएं, लेकिन मास्क जरूर पहने, SOPs का ख्याल रखें। कराची के अलावा और भी जगह हैं जहाँ पर सर्दी बढ़ गई है, लाहौर में भी बढ़ गई है, इस्लामाबाद में भी बढ़ गई है, फैसलाबाद में भी बढ़ गई है। फैसलाबाद से खबर खैर ये है कि फैसलाबाद में घंटा घर के अतराफ जो बाजार है वहाँ पर दिन भर दुकानदार और ग्राहकों का रश रहता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर रात होती है तो यहाँ का समा कुछ मुख्तलिफ होता है। मजदूरों का बसेरा होता है, सर्द रातों में अपना रोज़गार कमाते हैं और उसके बाद रात वहीं पर गुजारते हैं, वहीं पर सो जाते हैं, थक हार कर वहीं सो जाते हैं और अगले दिन का इंतज़ार करते हैं कि फिर से उठेंगे और फिर से कमाएंगे, फिर रोज़गार की तलाश करेंगे। इन मज़दूरों की ज़िंदगी खासी मुश्किल है। इस सर्दी के मौसम में वो मुश्किल बढ़ गई है। मज़दूरों की क्या है कहानी, उस्मान सिद्दीक की ज़बानी सुनते हैं। ठंडी रातें, कंधों पर भारी भरकम कपड़े के थान उठाए, ये है फैसलाबाद का मजदूर मोहम्मद तैयब। मैं तकरीबन 6 साल से इधर आया हुआ हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ मजदूरों के साथ। जो पहले 4 मंजिला इमारत से कपड़ों के थान नीचे लाता है, फिर इनके 3 मन तक वजनी बंडलों को ट्रकों में लोड करता है, मगर इसकी उजरत सिर्फ 10 रुपए है। इनसे माल हम अपने कांधों पे उठाकर नीचे लेकर आते हैं मजदूर आदमी, फिर बोरों में डालते हैं, बोरों में डाल के उसको सिलाई करके पतरी लगा के आगे मजदूरों को देते हैं। इसका पूरा वजन तकरीबन 3 मन से ऊपर ही होता है, जो हम गाड़ी यहाँ से उठाकर गाड़ी में लोड करते हैं। इसकी मजदूरी एक बंदे को 10 रुपये मिलती है, एक बंडल बांधने की, ऊपर से लेकर आकर सिलाई करके पतरी लगाकर गाड़ी में लोड करके मजदूरों को एक बंडल की 10 रुपये मजदूरी मिलती है। सुबह से 12 बजे आ जाते हैं काम के लिए घर से निकल के, और रात को जब काम खत्म हो, 4 बजे हो, 5 बजे हो, ये बस मुसलसल चलता रहता है, क्योंकि हमारी मजबूरी है, हमने करना ही है बस ये काम। मजदूरी के अलावा हम कर नहीं कुछ सकते। अगर मैं ऐसा काम ना करूं तो मेरे घर का चूल्हा कैसे जलेगा। तैयब ही ने की तरह के हजारों मजदूर भी इन फुटपाथ पर रात भर बामुश्किल 1000 रुपए कमा पाते हैं। मौसम की सख्तियों, रातों के जिगरातों से नबूरदाजमा तैयब और उसकी तरह के मजदूरों को बस एक ही फिक्र लाहक है कि घर गृहस्थी का पहिया चलता रहे। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ उस्मान सिद्दीक, समा, फैसलाबाद। सनती शहर के बाद जरा पेशावर का रुख कर लेते हैं। वहाँ पर भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही है, ऐसी बेपनाह हमें कहानियाँ मिल रही हैं। पनाहगाह होने के बावजूद शहरी सर्द रातें फुटपाथ और रोड किनारे गुजारने पर मजबूर हैं। सड़क किनारे जब जिंदगी गुजरती है तो यकीनन मुश्किलात का सामना होता है। ये मुश्किलात क्या है ये हम लफ्ज़ों में तो बयान नहीं कर सकते। पेशावर से एक बुजुर्ग के बारे में हमें सज्जाद हैदर मिलवाएंगे भी, उनके बारे में भी बताएंगे। सज्जाद बताएगा। की रातें हैं, 10 बजने के करीब है और ऐसे में हर किसी की यही कोशिश होती है कि वो घर जल्द से जल्द पहुंच जाए, अपने घर वालों के साथ अब टाइम गुजार सके और गर्म बिस्तर में सो सके। इस ऐसे में कुछ यहाँ पर ऐसे मजबूर अफराद भी हैं जो यहाँ पर इस टाइम फुटपाथ के ऊपर सोते हैं। हमारे साथ इस टाइम नईम काका मौजूद है, हम उनसे जानना चाहेंगे आप यहाँ पर कब हैं, मजदूरी करते हैं, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? ज्यादा दो हफ्ते तैर थे, वाला टिकट बना दिया, वापस चले गए, वापस आ गया। यार 2 दिन हो गया, काम नहीं मिलती। रात की ये मिसालें बस सो जाती है, सर्दी में काम नहीं मिलते। हमारा साथ सुबह इमदाद का वाले अधिकार से तो वो जो पनाहगाह बनाई गई है वहाँ पर क्यों नहीं जाके आप रात गुजार? यार अब उधर जाएगा, वो उधर 4 बजे से बाद नहीं छोड़ते, वो जगह नहीं है, जगह बहुत है, वो नहीं देते, ये वजह से नहीं थे। वो ये जगह सही है, बस रात की इधर सो जाते हैं। तो क्या कहेंगे, सर्दी भी होती है, ट्रैफिक भी है, किस टाइम सोते हैं आप? मुश्किल होती है? बस या 10 बजे या ये से सो जाते, मर्जी है क्या टाइम सो जाएगा, वो ये सारा सो जाते हैं। देखो मर्जी सी बात है, तो हमारा साथ इमदाद का ये से बताइए।
जी बिल्कुल, ये नईम काका था, इसका यही कहना था कि वो मजबूर हैं यहाँ पर पेशावर में दिन के टाइम मजदूरी करते हैं। मोमंद इलाके से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन वो जो है पनाहगाह नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर 4 बजे के बाद एंट्री नहीं होती, तो इसलिए वो मजबूरन यहाँ पर इस सर्दी में रोड पर जो है सोते हैं। उनका यही कहना है कि यहाँ पर ट्रैफिक कुछ ज़्यादा होती है, जब जो ही ट्रैफिक कम होती है तो फिर वो यहाँ पर इस फुटपाथ के ऊपर ठंड में जो है रात गुजारते हैं। सज्जाद ने हमें उन बुजुर्ग की कहानी सुनाई। बढ़ते हैं आगे और आपको लेकर चलते हैं पाकिस्तान के पहले मोबाइल फ्री रेस्टोरेंट में, जहां चटपटे खाने हो या मशरूबात हो, सब कुछ मिलता है बिल्कुल मुफ्त। इस ट्रक में बना रेस्टोरेंट ये कहां पर इस वक्त मौजूद है, क्या कुछ मिल रहा है और कौन है इसके पीछे, किसकी है ये काविश, ये हमें बताएंगी महक असलम। जब मैं निकली कराची की सड़कों पर तो मैंने एक ट्रक देखा, बड़ा ही मुनफरिद रवां दवा। इस ट्रक में वो खसूसियात जो कि हर शहरी चाहता है, और वो भी मुफ्त में। आपको यहाँ पर 5 स्टार शेफ के हाथों का खाना मिलेगा, लेकिन उसकी कीमत कोई नहीं होगी। आपको यहाँ पर फ्रेश जूस मिलेंगे, शेक्स मिलेंगे, ज़बरदस्त नाश्ता मिलेगा, लेकिन बिल्कुल मुफ्त। वो कोई सदका खैरात नहीं होगा, सब कुछ इस ट्रक के अंदर है। इस ट्रक के अंदर ऐसे लग रहा है कि पूरा किचन समाया हुआ है। किचन को छोड़ दे अगर मैं ये कहूँ कि पूरा 5 स्टार होटल समाया हुआ है तो गलत नहीं होगा। हम जफ़र भाई से भी बात करेंगे, जेडीसी के बानी है वो, उनसे बात करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि इसका मकसद क्या था इस ट्रक को रोड्स पर लेकर आने का, और ऐसे कितने ट्रक हैं जो वो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं। दुनिया का पहला ये एजाज़ कराची को हासिल है कि अब ऐसा पहला मोबाइल फ्री रेस्टोरेंट आपकी सड़कों पर होगा कि कोई भूखा नहीं मरेगा। अगर किसी को खाना है तो वो ट्रक के अंदर जाकर बड़े सुकून से खाना खा सकेगा, और वो भी 5 स्टार होटल के खाने से मिलता जुलता है और बिल्कुल मुफ्त खाना होगा। तो चलते हैं और बात करते हैं ज़फ़र भाई से, उनसे जानेंगे कि क्या खसूसियात हैं इस ट्रक की, इस ट्रक के अंदर ऐसा क्या है कि इसको दुनिया का पहला ट्रक ऐसा कहा जा रहा है जो कि मोबाइल फ्री रेस्टोरेंट होगा। जी अस्सलाम वालेकुम। ज़फ़र भाई मुझे ये बताएं, पाकिस्तान का पहला मोबाइल फ्री रेस्टोरेंट, इसका मकसद क्या है और ये जो आइडिया है ये कैसे जनरेट हुआ? देखिए मसला ये है कि हम फलाही इदारा हैं, हम अपने मुल्क में लोगों को देख रहे हैं, लोग भूख से खुदकुशी कर रहे हैं, अपने बच्चों को मार रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, मुख्तलिफ वाक़यात जो भूख की वजह से देख रहे हैं। हमारे बस में नहीं है कि हम करोड़ों रुपए की किसी चौक चौरंगी पे जगह खरीदें, तो उससे अच्छा ये मुखैर आज़ाद के ताउन से मिलकर इस तरह के रेस्टोरेंट बना रहे हैं। हाँ, कमाल ये है कि वो 5 स्टार होटल का शेफ़ जो वज़ीर आज़म या सदर पाकिस्तान के लिए खाना बनाता है, हमने उसी को अपॉइंट किया इस ट्रक के अंदर। बल्कि आप आइए, मैं आपको अंदर भी दिखाता हूँ कितने नफीस तरीके से खिदमत की जा रही है लोगों। बिल्कुल, मैं चाह रही हूँ कि मैं अंदर जाऊँ, ज़रा मैं अंदर का माहौल देखूँ, आपको भी विजिट कराऊँ, अपने कैमरे की आंख से आपको दिखाऊँ कि जो हम बात कर रहे हैं उसमें आपको कितनी सदाकत लगती है। तो आइए अंदर चलते हैं, अंदर का माहौल देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले अंदर आए, सैनिटाइज़र रखा हुआ है, यहाँ पर साबुन रखा हुआ है, बेसन लगा हुआ है, हाथ वॉश कीजिए, उसके बाद यहाँ पे आप अंदर बैठ जाइए। अच्छा ज़फ़र भाई, ये क्या चीज़ है? ये पंखा लगा हुआ है हवा देने के लिए लोगों को, ये मूवेबल फैन है। बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम है, और ये आप देख भी सकते हैं पानी का साफ़ सुथरा निज़ाम भी है। जैसे हम कहते हैं कि कराची में पानी पीने के बड़े मसाइल हैं, तो यहाँ पे आपको वो भी नहीं मिलेगा। अच्छा, मैं देख रही हूँ ये जो खाना खा रहे हैं लोग, नाश्ता कर रहे हैं इस वक्त, आप देखें यहाँ पर इनके पास नमकदानी मौजूद है। इस वक्त अंडा हाफ़ फ्राई ये इनको सर्व किया जा रहा है लोगों को, और ये यहाँ पर ना सिर्फ नाश्ता कर सकते हैं बल्कि अगर अपने घर के लिए बोलेंगे, 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, बीवी है, माँ है, उतना इनको पैक करके दिया जाएगा, और अब से थोड़ी देर बाद जो है यहाँ खाने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, यहाँ पे फल भी मुझे कुछ नज़र आ रहे हैं, फ्रेश फ्रूट्स भी हैं मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। हमारा कोई भी मेहमान यहाँ पर जो खाना खाने आता है वो हमसे कहता है कि मुझे जी केले का शेक चाहिए, अनार का शेक, तो उसको तैयार करके फ्रेश उसी वक्त दिया जाएगा। अच्छा, बिल्कुल। और इसी तरह से सिर्फ ये भी नहीं है, मैं आया किचन भी दिखाऊँ आपको, आइए। चलें जी, किचन ज़रा देखते हैं और किचन की जानिब बढ़ते हैं। जो हमने शेफ़ की बात की थी वो मुझे बड़े मज़े की लग रही थी, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे कैमरे की आंख से आप देख सकें। अंडे यहाँ पर तैयार हो रहे हैं, चाय बन रही है यहाँ पर, पराठे भी आपको मिलेंगे, और सिर्फ आप ही नहीं बल्कि अगर आपके घर वाले खाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से लेकर जा सकते हैं। अच्छा ज़फ़र भाई, मुझे ये बताएं कि ये तो पहला ट्रक है ना, बाकी कितने ट्रक्स का आप सोच रहे हैं? देखिए मेरे जहन में तो ये है कि पूरे पाकिस्तान में ऐसे हज़ारों ट्रक लगा देंगे, कोई भी शख्स
कि अपने बच्चों को, कोई औरत अपने बच्चों को इसलिए ना मार दे कि ना उसके पास खाने के लिए था, वो बच्चों की भूख नहीं देख सकी, कोई बाप अपने बच्चों की, अपनी बीवी की भूख नहीं देख सका। इस मुसीबत से लोगों की जान छुड़ाई जाए। तो अगर ये ट्रक हम लगा सकते हैं शहर में, मुल्क में लोगों की जान बचाने के लिए, तो हम भरपूर तरीके से लगाएंगे। पहला ट्रक कामयाब हो चुका है, अब हम दूसरे और तीसरे की तरफ जा रहे हैं। अच्छा जफर भाई, ये जैसे ज़बरदस्त इसकी छत है, निज़ाम बड़ा बेहतरीन है, शेफ़ की जैसे आप बात करें, यकीनन पे भी इनकी बड़ी अच्छी होगी, तो ये सारी चीज़ें, ये इस ट्रक पे कितना खर्चा आया होगा? देखिए, इस ट्रक पे तकरीबन 3 मिलियन से ज़्यादा का खर्चा आया है। ये जो आप जिनको इस वक्त शेफ़ को देख रही हैं, ये रीजेंट प्लाजा होटल के, रमादा होटल का एक्सपीरियंस रखते हैं, 5 स्टार होटलों में काम कर चुके हैं और इस वक्त भी एक बड़ी चेन में काम कर रहे थे, वहाँ से इनको हमने हायर किया। मकसद सिर्फ ये लोगों में से एहसास महरूमी ख़त्म करें। ये शेफ़ सिर्फ वज़ीर आज़म, सदर या किसी अमीर को ही खाना पका के देगा। एक आम पाकिस्तानी की किस्मत में एक ठेला शायद या किसी शादी हॉल का बचा हुआ खाना ही रखा हुआ है। मुझे जो मुखैर हज़रात पैसे दे रहे हैं, उन्होंने मुझे फ्री हैंड दिया हुआ है कि तुम खाना खिलाओ, तुम्हें किसी से नहीं पूछना कि इसका मज़हब क्या है, अमीर हो, गरीब हो, ज़बान क्या है, कास्ट क्या है, कुछ नहीं। और मजीद अगर मुखैर हजरात जो हैं वो अगर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है ना, पूरी दुनिया में पहला कॉन्सेप्ट दिया है कि लोगों को, कोई भी शख्स अंदर आए, देखें मुख्तलिफ लोग खाना खा रहे हैं, हमें क्या मालूम कौन है, सब हमारे भाई हैं। यहाँ दूध पत्ती चाय तैयार हो रही है, दूध अलग बन रहा है, चाय अलग बन रही है, मिल्क शेक अलग है, खाना आ चुका है, अभी खाना सर्व होना शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में। बेहतरीन किस्म के सालन, कौरमे, बिरयानी सब सर्व कर रहे हैं। मेन्यू भी ज़बरदस्त है। मेन्यू ज़बरदस्त है। आपके सामने ट्रक के इंटीरियर देखें ना आप, कितना खर्चा किया गया है। कोशिश ये की गई है किसी भी खाने वाले शख्स को ये एहसास ना हो कि मैं जहाँ खाना खा रहा हूँ ये मुफ्त का है या कुछ ऐसा एहसास नहीं। अच्छा जफर भाई, एक चीज़ जो मेरे जहन में है, शायद मेरी जो देखने वाले नाज़रीन उनके जहन में भी हो, ये ट्रक यहाँ से मूव करेगा डिफरेंट एरियाज़ में। ये अभी आज हम इस जगह पे जो खड़े हैं, ये ट्रायल है अभी हमारा। हम इसमें देख रहे हैं कि भाई इसके अंदर इलेक्ट्रिक ओवन है, तमाम चीज़ें हैं, सेंसर्स लगे हुए हैं, ये सब सही चल रहे हैं। अभी इसकी इनॉग्रेशन 2-4 दिन बाद होगी, भी ट्रायल चल रहा है सारा। और कराची के कितने एरियाज़ में इस ट्रक को घुमाने का, दौड़ाने का इरादा है? जो अगर इस ट्रक का जिम्मेदारी बन गई कि इसने शारे फैसल पे ऑफिस दफ्तरों के बाहर खड़ा होना है, तो ये वहीं खड़ा होगा दिल्ली जाके, ताकि वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं 15,000 16,000 रुपये तनख्वाह पर, उनके 4,000 रुपये खाने वाले बचा लिए जाए, ताकि उन 4,000 से अपने बच्चों का दूध ले लें, माँ की दवाई ले लें। लोग 16,000 में महीना नहीं गुजार सकते। बिल्कुल दुरुस्त। मुमकिन नहीं है कि आप 12,000 तनख्वाह दें, 6,000 बिजली का बिल दें, उसके बाद आपकी तनख्वाह खत्म हो गई। तो अगर हम उसके एक वक्त के खाने की जिम्मेदारी ले लें उन तमाम लोगों की जो उसके ऑफिस में, तो बहुत बड़ी एक समझता हूँ आसानी हो जाएगी उनके लिए। अच्छा जफर भाई, मुझे एक और चीज़ बताएं, जैसे कि हम देखते हैं खुदा ना खासा कराची में जब नागानी आफत आती है या बारिश हो गई या बिल्डिंग गिर गई, जब ऐसा होता है तो यकीनन लोगों को सबसे बड़ा मसला ये होता है, हम तक रोटी नहीं पहुँच रही है, हम तक खाना नहीं पहुँच रहा है। बड़े बड़े ब्लास्ट हुए, जब अबुल हसन असवानी रोड पर ब्लास्ट हुआ इकरा और राबिया में, वहाँ भी सबसे पहली चीज़ क्या थी कि जो लोग बच गए उन खुले आसमानों के नीचे पड़े खाना। जब बारिश हुई नाज़माबाद में, जो हमारी मसीह कम्युनिटी, पूरी ब्रिज अंडरपास का पानी जब अंदर आया लोगों के घरों में, तो 800 900 लोगों के लिए एक वक्त में क्या चाहिए था? खाना। किसी भी मुसीबत में, किसी भी आफत में हमें एक दुश्वारी होती है कि हम देख लेकर जा रहे हैं, वहाँ खाना सर्व करना एक मुश्किल। ये ट्रक इतना आसान है, किसी भी साने में जाके खड़ा हो गया, ना आपको भीख मांगने की ज़रूरत है, ना अपील करने की ज़रूरत है, चुपचाप यहाँ से खाना सर्व हो रहा है, पीछे से सुजुकियाँ पका हुआ खाना लेकर आ रही हैं। अब आप अपने घर भी लेके जा रहे हैं? हमने तो मना ही नहीं किया, आज तक किसी को मना नहीं किया। अच्छा, सिर्फ कराची है, पूरे पाकिस्तान में आपका इरादा है? इस वक्त कलमा चौक लाहौर में सेंचुरी टावर के नीचे हमारा दस्तरखान बन रहा है, इस्लामाबाद में पेशावर मोड़ पे काम चल रहा है, हम पूरे पाकिस्तान में इस नेटवर्क को फैला रहे हैं। इस ट्रक को, इस जैसे ट्रक, इस जैसे दस्तरखान पूरे पाकिस्तान में लगा रहे हैं। मुखैर हजरात का पार्टिसिपेट करना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि यकीनन ये पाकिस्तानी अवाम का हक है, वो पाकिस्तानी अवाम जो कि वोट देते हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं, हम ऐसे वाक़यात सुनते हैं, रिपोर्ट होते हैं कि माँ ने बच्चों को मार दिया क्योंकि खाना नहीं खिला सकती थी, जहर दे दिया क्योंकि घर के वसाइल इतने नहीं थे कि पाल सकती थी, या बाप ने खुदकुशी कर ली। तो ये जो जफ़र भाई का एक कदम है, यकीनन ये काबिल तारीफ़ इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों के साथ साथ सोच भी बदले कि वो हजरात जो समझते हैं कि पैसा सिर्फ उनकी जेब में जाना है, अगर वो ये सोच लें कि इसमें दूसरों का भी हक है, तो यकीनन उनकी दुनिया तो संवरेगी, उनकी आखिरत भी संवर जाएगी। तो इस ट्रक का विजिट कर रही थी जब मैं, तो मैंने जब शेफ़ के बारे में बहुत सुना कि भाई 5 स्टार होटल्स में काम करके हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इनसे बात करती हूँ, मैं जानती हूँ कि आखिर इन्होंने ऐसा क्या सोचा, ये ऐसा क्या इनके दिमाग में आइडिया था कि भाई मैंने अब उधर काम नहीं करना या मैंने ऐसी जगहों पे काम नहीं करना बल्कि एक ट्रक में खिदमत अंजाम देनी है। तो आइए बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे बताएँ कि यहाँ से पहले आपने कहाँ काम किया? यहाँ से पहले मैं शेफ़ ज़ाकिर के किचन में था, शेफ़ ज़ाकिर रेस्टोरेंट में। उससे पहले मैंने अपना स्टार्ट जो लिया था वो रमादा प्लाज़ा से लिया था, वहाँ पर 1 साल की मैंने ट्रेनिंग करी थी। उसके बाद वहाँ पर मैंने थोड़ा 1 साल काम किया था, वहाँ से मूव होकर मैं रीजेंट प्लाज़ा चला गया था। तो इतनी अच्छी बड़ी बड़ी जगहों पर आपने काम किया, ज़फ़र भाई के इस ट्रक को ज्वाइन करने का, इसका हिस्सा बनने का आइडिया या ये ख्याल जहन में कैसे आया, ये ऑफ़र को कैसे कबूल किया?
इस ऑफ़र को इसलिए कबूल किया कि फलाही काम है, अल्लाह की रज़ा है और ज़फ़र भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो और लॉकडाउन भी चल रहा है, कोरोना का ऐसा सिस्टम चल रहा है कि नौकरियां नहीं है किसी के पास भी। अभी यहाँ पर टाइमिंग भी कम कर दिया, रेस्टोरेंट की टाइमिंग 6 बजे कर दी है, रेस्टोरेंट क्लोज़ भी कर दिए थे 6 महीने के लिए। तो हालात थोड़े ऐसे चल रहे थे, ये बहुत अच्छा काम है, अच्छा है, लोगों की दुआएँ मिल रही हैं, एक अच्छा काम चल रहा है। अच्छा, आज तो ट्रायल है ना, तो कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? माशाल्लाह से अच्छा रिस्पॉन्स है, इंशाल्लाह आगे और अच्छा होगा। सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की है? अभी तो फ़िलहाल अंडों की। अंडे बनाए। अंडे तो बहुत महंगे हो गए। अंडे वाकई बहुत महंगे हैं, लोग और शौक से खा रहे हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा, आप देख सकते हैं कि शेफ़ के पीछे खाना भी पैक हो रहा है। मैं चाहूँगी मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं कि इस वक्त खाना पैक हो रहा है, दोपहर का खाना। और वो लोग जो कि ट्रक के अंदर नहीं बैठ के खाना चाह रहे, घर ले जाना चाह रहे हैं, वो ये पैकशुदा खाना सालन जो है लेके जा सकते हैं विद नान। खाली आपको सालन नहीं मिलेगा जनाब, नान भी मिलेंगे। और कोई कैद नहीं है कि आपने 1 डब्बा लेके जाना है, 2 डब्बे लेके जाना है, जितने चाहे आप डब्बे लेके जाएँ। आपके घर में अगर आप तसल्ली से बैठ के खाना चाहते हैं तो आप तब भी ये खाना खा सकते हैं। आइए लोगों से बात करते हैं, उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं, जो यहाँ नाश्ता करें वो क्या कह रहे हैं। इस मील को इसलिए एंजॉय करें क्योंकि इज्जत से उन्हें यहाँ पे खाना दिया जा रहा है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं 1-2 शख्स से बात करूं, उनसे मैं जानने की कोशिश करूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने यहाँ पे नाश्ता किया? जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताएं कि आपको आइडिया कैसे हुआ कि ट्रक है, या आपको किसी ने बताया, या खुद आप जा रहे थे तो आप रुके यहाँ पर और फिर आप यहाँ पर आए नाश्ते के लिए? मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा ज़फ़र भाई के, तो इस वजह से मैं आ गया, वरना आना नहीं था, लेकिन सडनली मैंने देखा तो मैं आ गया। एक और भाई मौजूद हैं, उनसे मैं बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने नाश्ता किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लगा नाश्ता? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। यहाँ पर गरीबों के लिए ये एक इंतज़ाम किया गया ज़फ़र भाई की वजह से, तो ये बहुत हमें अच्छा लगा है कि गरीब अब भूखी नहीं सो सकती। ज़बरदस्त। तो जेडीसी और जेडीसी का जो ये कदम है कि पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ऐसा हम पहला फ्री जो है रेस्टोरेंट देख रहे हैं, जो कि एक ट्रक रेस्टोरेंट भी है। और वहाँ पर जो है मेरे लिए चाय भी आई है, मैं चाय भी ले लेती हूँ। और वहाँ पर जो है आपको चाय भी मिल रही है, वीआईपी चाय है, वीआईपी नाश्ते हैं, वीआईपी खाने हैं यहाँ पर। और जो यहाँ के शेफ़ हैं वो 5 स्टार होटल्स में भी खदमात अंजाम देकर यहाँ पर आए हैं। तो मुखय्यर हज़रात और वो हज़रात जो कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं खुल के, उनके लिए मैं यही कहूँगी कि कदम बढ़ाइए। आपके अगर आप हाथ पकड़ लेंगे तो यकीनन कल को आपका ये पकड़ा हुआ थामा हुआ हाथ पाकिस्तानी अवाम के लिए बेहतर साबित होगा। इस फ्री मोबाइल रेस्टोरेंट से मुताल्लिक महक ने हमें डिटेल्स दी। बढ़ते हैं आगे, एक अफसोसनाक खबर आ रही है। कोरोना में मुब्तला कराची में MKM राबता कमेटी के साबिक मेंबर आदिल सिद्दीकी इंतकाल कर गए। आदिल सिद्दीकी कई रोज़ से निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। इसी से मुताल्लिक मज़ीद बात करेंगे। मुदस्सिर नज़ीर ने हमें ज्वाइन किया। जी मुदस्सिर। जी बिल्कुल, MKM राबता कमेटी के साबिक मेंबर आदिल सिद्दीकी इंतकाल कर गए हैं और आदिल सिद्दीकी सूबाई वज़ीर तिजारत भी रह चुके हैं। आदिल सिद्दीकी को तकरीबन 1 माह पहले वो आए थे, वतन वापस आए थे और उनकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, जिसकी वजह से उनका कोरोना टेस्ट करवाया गया और वो मुस्बित आया। और 22 नवंबर को इनको निजी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, इंतहाई निगहदाश्त डिपार्टमेंट में, जहाँ उनका इलाज जारी था। लेकिन आज सुबह तकरीबन 5:30 को कोरोना के बायस से इंतकाल कर गया। शुक्रिया मुदस्सिर, आपने अपडेट किया। एक ब्रेक लेते हैं, फिर बात करेंगे दोबारा कोविड-19 से मुतालिक। साथ रहिए। वेलकम बैक। बात करेंगे ख़तरनाक वबा जिसके लिए एहतियात करना इंतहाई ज़रूरी है। कोरोना फैल रहा है, पूरे मुल्क में दूसरी लहर के साए मंडला रहे हैं और ऐसे में केसेस ही नहीं बल्कि अमवात भी बढ़ रही हैं। ख़तरनाक वायरस 24 घंटे में मजीद 40 अफराद की जिंदगियां निगल चुका है। 2839 नए केसेस रिपोर्ट भी हुए हैं। अब पैगाम सिर्फ इतना है भैया कि संभल जाएं, SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। क्या कोरोना का फैलाव रोकना सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी है? जब ये सवाल उठाया जाता है तो फिर जवाब भी होता है कि नहीं, हम सबको मिलकर इस वबा को रोकना है, इस पे काबू पाना है, इसको कंट्रोल करना है। और हमने करना सिर्फ इतना है श्रेब के मास्क लगाना है, रश वाली जगहों पर नहीं जाना है, SOPs का ख्याल रखना है। हम क्यों खुदारा अपनी जान के दुश्मन बने? और ये हमने क्यों करना? ये हमने इसलिए करना है क्योंकि हमारा हेल्थ सिस्टम ये दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये हमने इसलिए करना है कि हो सकता है वो वायरस हमें मुतासर ना करे, ये हो सकता है कि हम बर्दाश्त कर जाएं, ये हो सकता है हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, लेकिन हमारे ही घर में कोई वल्नरेबल हो सकता है, कोई बुजुर्ग हो सकता है, कोई ऐसा शख्स हो सकता है जिसको कोई ऑलरेडी बीमारी है और उसको अगर कोरोना होगा
तो उसकी जान भी जा सकती है। तो अपने प्यारों को बचाने के लिए, अपने हर रिश्ते को बचाने के लिए ये एहतियात ज़रूर करें। लेकिन जब हम ये सवाल करते हैं आवाम से, जब हम लोग गए, जब महक गई किसी मार्केट में, किसी प्लेस पर, लोगों से सवाल किया जिन्होंने मास्क नहीं पहने हुए कि भाई क्यों मास्क नहीं लगा रहे, तो वो जवाब क्या देते हैं। आज हमने कोशिश किया कि दोबारा से आपको वो जवाब सुनवाएं कि जब सवाल किया जाता है मुख्तलिफ शहरों में लोगों से कि वो क्यों एहतियात नहीं कर रहे, तो उनके जवाबात ज़रा सुनिए। सफ़र से आ रहा हूँ इसलिए मैंने मास्क नहीं पहना हुआ। हमें यहाँ नहीं लगता कि कोरोना है, इसलिए हमने मास्क नहीं पहना। याद भूल गया भाई यार, गाड़ी लेने के लिए निकले थे, वापस आए तो वो नहीं चला यार मास्क। अब कोरोना ख़त्म हो गया, कोरोना कौन सा है जो हम मास्क पहने यार, ख़त्म हो गया कोरोना बस। ये गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है और हमारी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम लोग एहतियात करेंगे तो ये कंट्रोल होगा ना। गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है और एवरीवन की जिम्मेदारी है। हमको चाहिए कि हम लोग अपनी सेल्फ को टेक केयर करें, मास्क लगाएं, प्रॉपर हैंड वॉश करें। सारे जो है ना वो कलेक्टिव सुसाइड के ऊपर, मिशन के ऊपर हैं। ये सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, ये हर आदमी को जो है इस मामले में जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी ठीक कर रही है। इंस्ट्रक्शंस की हद तक तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि वो कर भी रही है, और जहाँ तक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात है तो वो हर बंदे को समझना चाहिए। गवर्नमेंट के साथ अगर हम भी साथ कोऑपरेट न करें तो बहुत प्रॉब्लम होगा आगे। बीइंग ए गुड सिटीजन हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें कोरोना SOP पे अमल करते हुए गवर्नमेंट का मुकम्मल साथ देना चाहिए। एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते से आवाम को खुद चाहिए कि SOPs का ख्याल रखे। अब ये वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों को जो है मास्क, सैनिटाइजर यूज़ करवाएं। दुनिया में फैल चुकी है, अभी पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस को रोकना सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये हम सब की जिम्मेदारी है। दोनों इसमें जिम्मेदार हो सकते हैं, हुकूमत भी हो सकती है और इसके साथ साथ आवाम भी हो सकती है, क्योंकि आवाम SOPs पे मतलब अमल दरामद नहीं कर रही सही तरीके से। अगर हम लोग देखा जाए ना, हम लोग उसे अप्लाई कर रहे हैं ना SOPs का सही इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और हुकूमत को भी स्ट्रिक्ट होना चाहिए इस हवाले से। प्लीज़ एहतियात कीजिए, ये एहतियात आपके अपने लिए है, ये एहतियात हम सब के लिए है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं भारत सरकार, मोदी सरकार के एक और ड्रामे की। मकबूजा कश्मीर पर कब्जा जमाने वाले कश्मीरियों को उनके बुनियादी हक से महरूम करने वाले नरेंद्र मोदी, इन्होंने मकबूजा वादी में नाम नहाद बल्दियाती इंतखाबात का ड्रामा रचाया। तमाम हुर्रियत क़यादत ने इंतखाबात का बॉयकॉट किया, टर्न आउट भी ना होने के बराबर रहा। मकबूजा कश्मीर के अवाम इस ड्रामे पर क्या सोचते हैं, इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक साहब की अहलिया मशाल मलिक साहिबा ने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मशाल साहिबा, कश्मीरियों के हकूक सल्ब किए जा रहे हैं, ज़िंदगी तंग की जा रही है, ऐसे में मोदी सरकार की जानिब से ये बल्दियाती इंतखाबात का ड्रामा रचाया गया है, कैसा देखती हैं इसको आप? कि ये भी एक और बड़ा इनका एक फूटाइल एक्सरसाइज हुई है, कंप्लीट फेलियर हुआ है। जो उन्होंने एक सो कॉल्ड कहा है कि डिस्प्लेस जो कश्मीरी पंडित हैं उनको उनका राइट दिया जाए, इलेक्टोरल राइट दिया जाए। हालांकि आप देख लें कि ये पहली दफ़ा हिस्ट्री में ये DDC इलेक्शंस इनको कहा जा रहा है जो कंडक्ट किए जा रहे हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो इन्होंने क्रिएट की है उसके तहत ये इलेक्शंस हुए हैं, जिसके अंदर 4,800 रजिस्टर्ड माइग्रेंट वोटर्स हैं, जिनको चाहे वो उधमपुर के अंदर किया हो या इन्होंने गांधीनगर के अंदर उनके इलेक्शन पोल्स बनाए हो। मगर आप हैरान होंगे कि इन माइग्रेंट रजिस्टर्ड वोटर्स में सिर्फ 32 वोटर्स ने जो है पार्टिसिपेट किया है इन 25 पोलिंग स्टेशन। तो ये बहुत बड़ा अटर फेलियर हुआ है इनके लिए। और वोटर टर्नआउट हार्डली, बिल्कुल आप समझ लें 0.7% जो कि इट्स वेरी वेरी लो अगर इसको देखा जाए। और इसके अंदर इन्होंने हालांकि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर इन्होंने इन्वेस्ट भी किया है, कोशिश भी की है लोगों को ये निकालें बाहर, उनको अथॉरिटीज़ उन्होंने बड़ी डिप्लॉय की हैं, स्टाफ पर किया है। मगर एज ऑलवेज जितने भी ये इलेक्शन ड्रामे जितने भी ये कर लेते हैं दिखाने के लिए कि ये डेमोक्रेसी में सो कॉल्ड बिलीव करते हैं, ये फार्सिकल एक्सरसाइजेस हैं और इसके तहत इनको हर दफ़ा ही नाकामी होती है। अच्छा मिसाल ये कहिएगा कि हुर्रियत क़यादत इस इलेक्शन के बारे में क्या सोच रखती है, इन इंतखाबात के पीछे असल मकसद हो क्या सकता है? देखिए इसका डेफिनेटली जो असल मकसद यही है कि ये लोगों के लिए उनकी रायशुमारी के लिए वोटर टर्नआउट नहीं किया जाता, ये सिर्फ इसलिए कराया जाता है कि हिंदुस्तान के ऊपर जो एक एक्सटर्नल प्रेशर होता है दुनिया की तरफ से
वहाँ जो ह्यूमन राइट्स की अब्यूजेस हो रही हैं, लाखों की तादाद में इनकी ऑक्यूपेशनल फोर्सेस हैं, तो एक टोपी ड्रामा ये रचाते हैं आफ्टर फ्यू इयर्स। और आप देख लें कि ओवरऑल इसका नतीजा यही होता है, जो भी जितने भी इन्होंने फार्सिकल इलेक्शंस किए हैं कि उसमें अवाम 99.9% इनका बॉयकॉट होता है इलेक्शंस के अंदर। हार्डली जो कोई भी इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट भी जो करती हैं डमी, जो उनके पपेट पॉलिटिशियंस हैं, वो भी आके क्या करते हैं पपेटिज्म। अच्छा मशाल, इंडिया टेरर फाइनेंसर है, ये बात हम पिछले कई हफ्तों से कर रहे हैं। अभी तो इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट है, अगर उसकी हम बात कर लें, पड़ोसी ममालिक में दहशतगर्दी फैलाने के सबूत, एशिया के करप्ट तरीन मुल्क होने से मुतालिक सर्वे दुनिया के सामने आना, ऐसे हालात में इन प्रूफ्स के बाद आपको क्या लगता है अक़वाम मुत्तहिदा को भारत के खिलाफ क्या कदम उठाना चाहिए? जितनी भी एविडेंसेस प्रेजेंट किए हैं पाकिस्तान के, जो यूएन के अंदर मुनीर अकरम साहब ने यूएन को, वो भी दुनिया को सीरियसली लेना चाहिए, फैटफ के अंदर भी लेना चाहिए। और जिस तरीके से जो हाईएस्ट क्राइम है हिंदुस्तान जो इस वक्त कमिट कर रहा है, जेनोसाइड का मकबूजा जम्मू कश्मीर में, द मोस्ट अनफॉरगिवेबल क्राइम इन द वर्ल्ड, ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी हो रही है, एक पूरी कौम के खिलाफ एक डेथ वारंट लिखा हुआ है, सारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है कश्मीरियों की, उनको नजरबंद किया हुआ है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है। खास तौर पर इस वक्त जो यासीन साहब की हालत है, उनको तिहाड़ की डेथ सेल में रखा हुआ है, उनको कैद तन्हाई में उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उनकी कोई मेडिकल केयर नहीं दी जा रही। तो जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं कश्मीरियों के और जो लीडर्स के और जो जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं कश्मीरी, जो उनके साथ किया जा रहा है सलूक पूरे इंडिया की जेलों के अंदर, वो बहुत ही खौफनाक है। हालांकि हिंदुस्तान खुद जिनीवा कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ प्रिजनर्स में सिग्नेटरी है, यूएन करारदादों का सिग्नेटरी है, कि जो कुछ वो इस वक्त कर रहा है इसके खिलाफ सिक्योरिटी काउंसिल में सबसे स्ट्रिक्ट एक्शंस होने चाहिए और इनके खिलाफ सैंक्शंस लगानी चाहिए, डिफेंस और इकोनॉमिक सैंक्शन। बिल्कुल ठीक है, यानी सिर्फ ये बयान नहीं, अब सख्त एक्शन होना चाहिए इंडिया के खिलाफ। यही आपका भी मुतालबा है, यही हमारा भी मुतालबा है और यही पूरी दुनिया का मुतालबा है। बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थी आप। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की लोड शेडिंग जारी है, किस इलाके का मसला क्या है, इस पर सवाल करेंगे। तर्जुमान सुई सदर्न गैस कंपनी से हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। और अब जरा दुनिया भर का चक्कर लगाते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में फलकबोस इमारत चंद सेकंड्स में मुनहदिम करने का नया आलमी रिकॉर्ड कायम हो गया है। अबू धाबी में 144 मंजिला यानी 165 मीटर बुलंद इमारत को सिर्फ 10 सेकंड्स में मुनहदिम करके गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया गया है। और ये मनासिर आप देख सकते हैं कितने खौफनाक है। अच्छा, जब कुछ ऐसा होता होगा तो इर्द गिर्द से क्या जो इमारतें हैं, ये जो लोग हैं, ये जो जगह है, उन्हें खाली करवा देते होंगे? मेरा ख्याल है डेफिनेटली वो सेफ साइड करते जो ये होंगे। मनाजिर हैं इंतहाई दूर से देख रहे हैं कि दरमियान में समंदर है, समंदर पार ये मनाजिर बनाए गए हैं ना। पाकिस्तान में भी ऐसा करना चाहिए। जो इमारतें खुद ही गिर जाती हैं या लोगों को जानी नुकसान होता है तो खुदारा आप ऐसे कर दें ताकि आप जानी नुकसान से बचें। बहुत सी ऐसी इमारतें जिन्हें मखदूश करार दे दिया जाता है, फिर उन्हें इस तरह ही गिराया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, समाजी फासले की बात करते हैं। और इसकी पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए एक डिज़ाइनर ने हैरानकुन लिबास तैयार कर लिया। किसी को जो भी इसको पहनेगा वो 6 फीट से ज़्यादा किसी को करीब आने नहीं देगा। एक मॉडल इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर की, एक मॉडल की जिन्होंने ये पहना हुआ था। लेकिन मेरा सवाल है कि यह ड्रेस पहन के आप कहीं से गुजरेंगे कैसे? आप दरवाजे से भी नहीं गुजर सकते क्योंकि वो इतना फैला हुआ है। तो दिखाते हैं आपको। इसमें कपड़ा तो काफ़ी इस्तेमाल हुआ है, साथ और भी चीज़ें यूज़ किया। और दूसरी ये चीज़ वो सिर्फ स्कर्ट है ना, वो ये कि आप जो है वो ये खुले मैदान में पहन के जा सकते हैं, वरना आप किसी वहीं पर बांध सकते हैं इसको, वरना आप किसी गैदरिंग में नहीं पहन सकते। हाँ, बहुत फैला हुआ है, इसका बहुत ज़्यादा अच्छा, इमेजिन कि पहन के आपको बाइक पर बैठना पड़ जाए, फिर क्या करेंगे? शुएब, ये बाहर का मुल्क है, तो क्या बाहर बाइक नहीं होते? क्या बाहर बाइक वाले नहीं होते? क्या बाइक पर बैठते नहीं है लोग के वहां से गुजरते नहीं है? कुछ स्टिक्स भी लगाई हुई, यानी हमने सब कुछ कर लेना है, लेकिन हमने पार्टीज में लाजमी जाना है, मास्क नहीं पहनना, हमने फिजिकल डिस्टेंसिंग इंश्योर नहीं करनी, हमने सब कुछ कर ऐसे लेना। कपड़े पहन लेने, लेकिन हमने अपने आप को कंट्रोल नहीं करना। खैर आगे बढ़ते हैं। भारत से खबर है। वैसे तो भारत से जब खबर आती है तो ये आती है दहशतगर्दी, ये वो फलाना, लेकिन अभी चलें छोटी सी क्यूट सी खबर ये कि भारत के नागपुर से ताल्लुक़ रखने वाले
अनूप ने अपने बेटे के बाल कटवाते हुए उनकी जो वीडियो थी वो बनाई और इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया। वीडियो में बच्चे को बाल कटवाते वक्त कुछ गुस्से में, कुछ परेशानी में चीखते चिल्लाते हुए देखा जा सकता है और इसकी वीडियो जो है इस वक्त लाखों अफराद देख चुके हैं। जो दिलचस्प तासुरात थे बच्चे के, वो क्या कह रहा था कि मेरे बाल नहीं काटो, वो हम आपको दिखाते हैं। सारी क्यूटनेस अपनी जगह, लेकिन अगर बच्चा ये कह रहा है मैं तुमको मारूंगा, दैट्स नॉट एट ऑल क्यूट। अपने बाप से बात कर रहा है तो ये जो भी बच्चा ऐसे बोले नहीं, don't think so, अपने बाप से बात साथ बात करे ना। अच्छा, वो शायद उससे कह रहा है जो उसकी कटिंग कर रहा है। ठीक है, वहाँ का कल्चर अपनी जगह, बट स्टिल बच्चा अगर ये कह रहा है तो ये गलत कह रहा है। ये गलत कह रहा है। खैर, आप उसे ये समझा दें कि भाई ऐसा ना करें। अच्छा श्रेय, मुझे बताएं, ये आपके साथ हुआ है कभी ऐसा? अच्छा नहीं, अभी तक मेरा बेटा तो बहुत छोटा है, उसको मुझे कहीं ले जाना नहीं पड़ा। आप अपने साथ आए, अपने बेटे की बात ना करें। आपने कभी ऐसा किया? हाँ, मैंने, मुझे तो याद नहीं है कि मैंने कभी इस तरह रिएक्ट किया। मैं तो आराम से बाल कटवा लेता था। आगे बढ़ते हैं। हाँ, लेकिन चिढ़ता बहुत था एक चीज से। क्या? जब हम जाते थे बार्बर शॉप पे तो वो ज़्यादा छोटे होते थे तो वो सीट के ऊपर एक फट्टा रख के बिठाते थे। मुझे चिढ़ होती थी, फट्टे पे नहीं बैठना मैंने, भाई सीट पे बैठ के बाल कटवाऊंगा। ये मेरी चिढ़ थी। बचपन से छोटे होते से बड़े बड़े काम करने की आदत है श्रेय। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ा काम हुआ है अमेरिका में। नौजवान यूट्यूबर ने वालिद की 34 लाख अमेरिकी डॉलर, तकरीबन 54 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से जायद की गाड़ी को तबाह कर दिया है। उफ, ये बहुत महंगी गाड़ी थी। डैलस से इनका ताल्लुक है, 17 साल इनकी उम्र, और जो गाड़ी थी पगानी हुवैरा, बहुत महंगी गाड़ी होती है, और ये चला रहे थे, बेकाबू होकर हादसे का ये गाड़ी शिकार हुई। इस यूट्यूबर की अगर हम बात करें तो जिस गाड़ी को वो चला रहा था उसकी ये वाली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है गाड़ी का अगला हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। अब्बा ने क्या किया होगा? वहाँ फैंटी लगी होनी है। अपनी कहते हैं, वहाँ का कल्चर डिफरेंट है, कुछ नहीं कहते। अब्बा जी कहते हैं इट्स वेरी क्यूट, ऐसा नहीं होता। अब्बा जी गुस्सा करते हैं। करना भी चाहिए, इतना महंगा नुकसान। खैर, एक और चीज़ है, एक और अवाम का नुकसान हो रहा है। अवाम को एक मुश्किल का सामना है। ज़रा पाकिस्तान का रुख करते हैं, अवामी मसाइल की बात कर लेते हैं। तहरीक इंसाफ हुकूमत वैसे तो बड़ा अच्छा हम देखते हैं काम करती है, पंजाब हो जाए, KP के हो जाए, लेकिन सिंध में क्या हो रहा है? सिंध में हो ये रहा है कि यहाँ पर गैस का बहरान है। गैस गायब हो चुकी है, चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं, अवाम गैस का इंतज़ार करने लगे। कराची में ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब ये होने लग गया है। ये एक चीज़ थी जो कराची को ज़रा मुख्तलिफ रखती थी कि यहाँ पर गैस का बहरान ही है, लेकिन अब इस बहरान में शिद्दत आ गई है। मुख्तलिफ अजला कराची के इस वक्त मुतासिर हो रहे हैं। सुरजानी की बात करें, लियारी की बात करें, और रंगीन टाउन की बात करें, लियाकताबाद की बात करें, जहांगीर रोड की बात करें, या फिर न्यू कराची की बात करें, हर जगह गैस नापैद है। और ये तो आपने बात की महज कराची की, लेकिन सिर्फ बात कराची की नहीं है, बात सिंध की भी है, बात पूरे पाकिस्तान की है, क्योंकि इस वक्त पूरे मुल्क में गैस की शॉर्टेज है। और जब ये गैस की शॉर्टेज है तो ऐसे में बड़े शहर ज्यादा मुतासर हैं। जब हम बात कराची की कर रहे हैं, सबसे बड़ा शहर, तो खुर्शीद आलम न्यू कराची के एक इलाके में मौजूद है और गैस की कमी के शिकार लोगों से मुलाकात करवाएंगे। जरा सुनते हैं कि मसाइल उनके क्या हैं। सर्दियां शुरू होते ही कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस कान एक बार फिर सर उठाने लगा है। घरेलू सार्फिन किस अजियत से गुजर रहे हैं और उन्होंने इसका मुतबादिल क्या निकाला है, जानते हैं उन्हीं की ज़बान। कभी आती है, कभी नहीं भी आती, कभी होटल से मंगा लिया। होटल से मंगाते हुए 2 महीने हो गए, रोटी तो पकती नहीं रही घर में। अब कैसे भी पेट काटें, कुछ भी करें, सिलेंडर भरवाना पड़ता है। गैस का सिलेंडर इसलिए लिया हुआ कि असल चीज़ जो गैस लाइन में गैस की लाइन में गैस नहीं है, उसकी जगह पानी निकल रहा है। उसकी जगह जो मुतबादिल यूज़ कर रहे हैं वो गैस सिलेंडर है, जो कि हमें बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। 1200 रुपये पर महीना का हमें, और ये इजाफी खर्चा और पड़ रही है। कैसे गुजारा कर रहे हैं, इतनी मुश्किलों से गुजारा कर रहे हैं। बाजार से रोटियां ला रहे हैं, कभी तो भूखे ही सो रहे हैं। सिलेंडर मंगा रहे हैं, जो लोग नए सिलेंडर अफोर्ड कर सकते हैं वो क्या करेंगे? बिल प्रॉपर आया, 1.5 महीने से गैस नहीं थी, लेकिन बिल कैसे आ गया? बिल पूरा आया पूरे महीने का। सर ये तक 2-2.5 महीने हो गए गैस नहीं है। गैस वाले 3-4 विजिट उन्होंने किए हैं और 20-25 फीट लाइन भी बिछाई है मेन गली से यहाँ तक। करीबन 2.5 से 3 महीने हो गए कि गैस नहीं आ रही। गैस की जगह पानी आ रहा है। वो 2-3 दफ़ा आ चुके हैं मगर नहीं कुछ भी हो रहा है। कोई लकड़ी के चूल्हे पर खाना पका रहा है तो किसी ने LPG का सिलेंडर खरीद लिया। गैस तो नहीं आ रही मगर कराची के सार्फिन को गैस के बिल बाकायदगी से मिल रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची।
तो खुर्शीद आलम जहां मौजूद थे उन्होंने वहां से हमें अपडेट किया। इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान सुई सदर्न गैस कंपनी शहबाज इस्लाम साहब ने। शहबाज साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मुझे याद है कि जब आप पहले हमारे प्रोग्राम में थे आपने ये बात कही थी कि अब गैस का मसला नहीं है, जहां था उसे रिजॉल्व कर दिया गया और ये सिर्फ वक्ती है और वक्ती जो है उसको हम ख़त्म भी करने की कोशिश करें और हो भी जाएगा। लेकिन अब तो ये चीज़ आपकी गलत साबित हो गई, बिकॉज जो चीज़ हम आवाम को दिखा रहे हैं, जो चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं या कराची के एक नहीं बहुत से अजला मुतासर हो रहे हैं, तो अब आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये बात आपके सामने आके कह रहा हूँ कि एज ऑफ टुडे कोई जनरली गैस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ आपको ये समझने की भी जरूरत है, जो भी आप चला रहे थे पहले एक प्रोग्राम चला रहे थे जिसमें आप बता रहे थे कि गैस के लोगों को प्रॉब्लम है और आप उनके व्यूज दिखा रहे थे। देखिए, आपको ये समझने की जरूरत है कि हमारे यहाँ वर्टिकल ग्रोथ हुई है। हमने एक पाइपलाइन बिछाई थी, वहाँ पे एक घर था, उस घर में हमने अज्यूम किया था कि बहुत होगा तो 8-10 लोग होंगे। वहाँ पे आपने एक बिल्डिंग बना दी, अब जाहिर सी बात है वहाँ पे कंजम्पशन बढ़ गई, तो उसके हिसाब से पाइपलाइन नहीं बिछी है। सो ये कहना कि इस वक्त गैस की कोई प्रॉब्लम है, बिकॉज मेरे पास जो परचेज होती है, जो मैं गैस सप्लायर से लेता हूँ और जो मैं सप्लाई करता हूँ, वो इस वक्त नॉर्मल है। अच्छा, इस वक्त नॉर्मल है और वो गैस और मैं आपको इससे एक प्रूफ और दे देता हूँ। That means we are meeting the demand, sir? We are meeting the demand, लेकिन अब कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, बिकॉज अब ये इस प्रॉब्लम की बात करते हैं सर, इस प्रॉब्लम ही की बात करते हैं। मैं कुछ एरिया बताता हूं और आप मुझे बता दीजिए कि यहाँ पर टेक्निकल मसला है नहीं। एक इलाका नॉर्थ कराची जिससे मुतालिक हमने बात की, खुर्शीद साहब ने रिपोर्ट तैयार की, यासीनाबाद ब्लॉक 9 का एरिया सर 1 महीने से यहाँ पर गैस नहीं है। हुसैन हजारा गोट एल ब्लॉक रात 10 बजे से लेकर सुबह तक यहाँ पर गैस नहीं आती, दिन में सर बहुत कम प्रेशर होता है, उसमें खाना नहीं बनता। इसके अलावा सर गुलिस्तान जौहर में लोड शेडिंग हो रही, रात को 2 बजे से लेकर सुबह तक यहाँ पर गैस नहीं आती। सर गुलशन इकबाल 13D 3 दिन पहले ये मसला हल हुआ है, इससे पहले वहां पर भी गैस नहीं आ रही थी। अबुल हसन इस्फहानी रोड सर अलासिफ स्क्वायर यहाँ पर गैस का मसला है। अख्तर कॉलोनी सर यहाँ पर मसला है। लांढी कोरंगी के बेशतर इलाकों में गैस का मसला है। सर आपको लगता है ये तमाम इलाके यहाँ पर टेक्निकल मसला है सर? नहीं, देखिए, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि देखिए, जहां अभी आपने 2-3 इश्यूज एक साथ बता दिए। पहले आपने इशू बोला कि लोड शेडिंग, हमारे यहाँ सुई गैस में कॉन्सेप्ट नहीं है लोड शेडिंग का। अच्छा, हम प्रेशर प्रोफाइलिंग जरूर करते हैं। सर मुझे ये बता दें कि अगर कुछ घंटे गैस नहीं आ रही तो इसको मैं क्या टर्म दूं? लोड मैनेजमेंट कहूं उसे, लो प्रेशर कहूं, क्या कहूं? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम थोड़ी सी प्रेशर प्रोफाइलिंग जरूर करते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि देखिए शॉर्टेज तो है, ये कहना कि सर यही तो सवाल है सर कि शॉर्टेज कितनी है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि उस शॉर्टेज को हम मैनेज करते हैं। देयर इज अ डिफरेंस। देखिए, पिछले साल से इस साल में सिर्फ इंडिजिनियस गैस जो है वो 150 MMCFD कम हो गया है, ठीक है। और वो 150 MMCFD इसलिए कम हुआ है क्योंकि गैस फील्ड्स जो है वो डिप्लीट हो रही है। दिस इज नेचुरल डिप्लीशन। So that's understandable. That's totally understandable. सर मैं सवाल फिर से करता हूं, इस वक्त कराची शहर की डिमांड कितनी है सर? मुझे एग्जैक्ट फिगर दे दीजिए। देखिए, डिमांड और सप्लाई का जो इस पर गैप है वो कोई 60-70 MMCFD का गैप है जिसको हम मैनेज कर रहे हैं। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड कि ये अभी आपने चलाया कि लोग परेशान हैं, और मैंने अभी मीडिया में भी चलाया और अखबारों में भी आया है कि हमारी इंडस्ट्री भी बंद है। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, और मैं आपके जरिए बताना चाहता हूं लोगों को कि इंडस्ट्री हम नॉर्मली संडे क्लोजर होती है। अच्छा। हमने इस संडे 50% क्लोजर नहीं करी है। दिस इज अ साइन कि गैस की हमारे पास शॉर्टेज उतनी नहीं है जितनी हमें इस वक्त मीडिया बता रही है। नाउ सर, इंडस्ट्री, चलिए पहले आप जवाब जस्ट बेयर विद मी कमिंग टू योर पार्ट के जो आपने इलाकों के नाम लिए। देखिए, मेरे पास एक दफा हमारे किसी चैनल ने ये भी चला दिया कि जो मेरा कॉल सेंटर है वो बंद हो गया है और उसमें कोई क्रैश हो गया है। देयर वाज नथिंग लाइक दिस। हमारी रिकॉर्डिंग होती है, 1199 24/7 चल रहा होता है।
हमारे पास जनरली कंप्लेंट्स आ रही हैं और आपने खुद बताया कि जौहर में इशू सॉल्व हुआ है। आपने एक मसला बताया कि 1 महीने जो है वो गैस नहीं आ रही है। दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द गैस। सर यही तो मेरा सवाल है सर कि देखिए मैं जब बात कर रहा हूं ना कि शॉर्टेज है, तो मैंने बिल्कुल अप्रिशिएट किया है। गुलशन इकबाल 13D 3 दिन से वहां पर गैस आ रही है, मसला था आपने हल किया, आई अप्रिशिएट दैट। लेकिन सर जहां पर मसला है, और इस महीने से तो सर ज़ाहिर सर्दी भी स्टार्ट हुई है, लोगों को अब ज़्यादा ज़रूरत है गैस की, अब ज़ाहिर डिमांड थोड़ी बढ़ गई है, तो सर ये क्या है? ये टेक्निकल मसला तो नहीं है, इसका मतलब है कि ज़ाहिर सप्लाई थोड़ी सी कम है। देखिए, मैं आपकी, अगर मुझे आप मौका देंगे तो मैं आपके सारे सवालों को जवाब दे दूंगा, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि दे दूं। आपने एक मसला बताया कि उसका वो मैंने दे दिया। दूसरा मसला आपने बताया कि 1 महीने से कहीं गैस नहीं आ रही। नो, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज, दैट इज बिकॉज ऑफ सर्टेन टेक्निकल इश्यूज। कोई पाइपलाइन का कोई इशू होगा, वहाँ कोई रोड कटिंग का इशू होगा। अगर आप मुझे भेज देंगे तो आई गेट इट चेक्ड। अच्छा, यानी सर मैं भेज दूंगा तो मालूम होगा। तो लेकिन सर आप तक क्या शिकायत नहीं पहुंची? क्या लोग आप तक नहीं पहुंचते? क्या सुई सदरन को लोग नहीं बताते कि उनके इलाके में मसाइल? अगर बताते हैं तो सर आप मुझे बता दें कि इस वक्त कराची के किन इलाकों से शिकायत आप तक मौसूल हुई है? देखिए, मेरे पास कस्टमर मुझे कंप्लेन करे उसके 5-6 जरिए हैं। मेरे पास 1199 है, 24/7 अवेलेबल है। मेरे पास व्हाट्सएप है, मेरे पास मोबाइल ऐप है, मेरे पास सोशल पूरा मीडिया भरा पड़ा है, मेरे पास CFC, मेरे अपने कस्टमर फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं। सो कंप्लेंट्स मेरे पास आ रही है। मैंने आपकी बात का जवाब दिया कि अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं आपको उसका बिल्कुल एग्जैक्ट जवाब दे दूंगा, चेक करके ऑफर। नाउ नहीं आपका जो तीसरा वाला जब मैं डिफरेंट जगहों का नाम ले रहा हूं तो सर मैं वो इसलिए नाम ले रहा हूं क्योंकि जाहिर है फिर मैंने भी कल सर्वे किया, मैंने लोगों से बात की क्योंकि मुझे टॉपिक पे बात करनी थी आपसे। दैट्स व्हाई मैं प्रिपेयर्ड आया, ताकि मैं जान सकूं कि इन इलाकों में जो मसला है क्या वो टेक्निकल मसला है हर इलाके में, या कि जो आपने कहा कि आप मैनेज करते हैं उस गैस प्रेशर की कमी को, वो मामला है। मेरे दोस्त, अगर आप मुझे भेज देते इन जगहों के नाम पहले तो मैं एग्जैक्टली चेक करके आपको इसका जवाब अभी दे देता। नाउ व्हाट आई कैन डू कि आप मुझे आप कल फिर ले लीजिए, मैं आपको इनका एग्जैक्ट जवाब दे दूं। अच्छा, अब सर फिर मेरा वही पॉइंट है कि जो गैस प्रेशर कम है जिसको आप मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं सर, डज दैट मीन कि कुछ घंटों में गैस नहीं आएगी, प्रेशर कम होगा? ये ऐसे ही मैनेज होता है सर और ऐसे ही मैनेज होगा? देखिए, हम बहुत से तरीके से मैनेज करते हैं, ये भी एक तरीका है। हम कहीं पे इंडस्ट्री को बंद करते हैं, कहीं पे आपने ये देखा कि CNG स्टेशंस पहले इंडिजिनस गैस ले रही थी, अब उनमें से मेजॉरिटी ऑफ देम आर टेकिंग RLNG। सो हम ये सब चीज़ें वो स्टेप्स हैं जिसके जरिए हम मैनेज करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सर्दियों में डिमांड बढ़ती है। मैं आपको सिर्फ जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि हमारे पास वक्त कोई 50 MMCFD कोयटा हमसे मांगता है गर्मियों में, जो कि इस वक्त 150 दे रहे हैं हम। सो ये, और वहाँ तो लाइफ एंड डेथ का मसला है। हमारे यहाँ तो फिर भी इतनी सर्दी नहीं है, कोयटा में तो बहुत सर्दी हो गई है। सो द शॉर्टेज इज देयर। जो आप कह रहे हैं कि लोगों के यहाँ बिल्कुल गैस नहीं आ रहा है, ये वो चीज़ है जो कि हमारे पास जनरली इट इज नॉट बिकॉज कि हमारे पास गैस की शॉर्टेज है और वो नहीं आ रही, वो टेक्निकल इशू है। यानी जहां पर गैस इस वक्त कराची में नहीं आ रही, जिस भी इलाके में बिल्कुल नहीं आ रही, दैट मींस वो टेक्निकल इशू है। एग्जैक्टली ठीक। अब सर मुझे ये बता दें कि ये जो इस वक्त हम गैस की शॉर्टेज फेस कर रहे हैं, जिसको आप मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये डिमांड एंड सप्लाई का गैप दिसंबर में और बढ़ जाएगा सर, क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगी? देखिए, डिमांड तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली बढ़ेगी, लेकिन एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज मिनिस्ट्री एंड एज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमने रियलाइज किया है इसको, और हम आपके जरिए मैं फिर बता देता हूँ कि हम लोगों ने बेसिकली एक पोर्ट कासिम से पाकलैंड की हमें 17 किलोमीटर की पाइपलाइन है जो हम बिछा रहे हैं, जो हमें थोड़ा टाइम लगा हमें इजाज़त सिंध गवर्नमेंट से मिलने में, लेकिन हमें मिल गई। जो कि नॉर्मल टाइम जिसका कोई 4 महीने था, वो हम फास्ट ट्रैक पे काम करके 2 महीने में कंप्लीट कर रहे हैं, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 2nd वीक और 3rd वीक ऑफ दिसंबर हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। और इंशाल्लाह वहां पे उसके थ्रू जब RLNG आ जाएगी तो जो गैस की सर्दियों की शॉर्टेज है वो हम उसको मीट कर सकेंगे। यानी ये बड़ी जल्दी हो जाएगा सर? हेलो, ये बड़ी जल्दी हो जाएगा, ये फौरन हो जाएगा सर?
आई थिंक शायद हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन शुएब वो कह रहे थे कि इसमें नॉर्मली तो 4 महीने लगते हैं, ज़्यादा वक्त लगेगा, लेकिन सवाल फिर यही है कि जब सर्दियां आती हैं तो गैस की डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन पाकिस्तान में होता है कि शॉर्टेज बढ़ जाती है, और जब शॉर्टेज बढ़ती है और हम जब सवाल करते हैं तो फिर ये कहना कि टेक्निकल इशू है, मुझे लगता है ये एक बेबुनियाद बात। चलिए मान लिया कुछ जगहों पर टेक्निकल इशू होगा, लेकिन बड़ा दुरुस्त आपने महक कहा कि जब सर्दियाँ आती हैं डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई बढ़नी चाहिए, इसको पहले से मैनेज करना चाहिए। बढ़ते हैं आगे, आलूदा तरीन शहरों की बात करते हैं। इसकी फहरिस्त में लाहौर पहले नंबर पर आ चुका है। और आलमी इदारे एयर क्वालिटी इंडेक्स की जानिब से जारी करदा एक रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर की फ़ज़ा इंतहाई ख़राब हो गई है। लाहौर में आलूदा ज़रात की मकदार 427 पर टेकुलेट मीटर्स रिकॉर्ड की गई है, और आलूदा शहरों में दूसरे नंबर पर है दिल्ली और तीसरे नंबर पर है कराची, लेकिन दिल्ली एक टाइम पे पहले नंबर पर था, और कराची में एयर क्वालिटी इंडेक्स 184 रिकॉर्ड की गई है। लाहौर में जो हम बात करते हैं कि फ़ज़ा आलूदा है, उसकी एक वजह ये भी है कि जो धान की फसल है जब जलाया जाता है उन्हें, तो ये एक ज़्यादा इसका एक रीज़न बनता है। और फिर हम देखते हैं कि बारहा ये कह चुके हैं, भारत को पैगाम दे चुके हैं कि खुदारा फसलें ना जलाएं, क्योंकि उनका ज़्यादातर रुख लाहौर की तरफ। लेकिन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, ईंटों के भट्टे, आपकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसकी एमिशंस, इसके साथ साथ जो गाड़ियां सड़कों पर हैं उसके एमिशंस, तो ये कंट्रीब्यूटिंग जो फैक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और इन तमाम फैक्टर्स पे पाकिस्तान गवर्नमेंट वाकई काम कर रही है। पंजाब हुकूमत इस पर सीरियसली काम कर रही है, हमने इस पर डिटेल से कुछ दिन पहले बात की थी। चलिए, और ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स से हम बात करते हैं तो ये चेंज होती रहती है, डेली बेसिस पर भी चेंज हो रही होती है। हाँ। चलिए बढ़ते हैं आगे। पाकिस्तान ने उर्दन के व्लॉगर को अपना दीवाना बनाया। उर्दन से इनका ताल्लुक है, कासिम इनका नाम है, और इन दिनों पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ये घूमते फिरते हमें दिखाई दे रहे हैं। कासिम यहाँ के खूबसूरत नज़ारों, ख्वाबों और लोगों की मेहमान नवाजी से बहुत मुतासर दिखाई दे रहे हैं। उर्दन के व्लॉगर, इनका असल नाम कासिम है, लेकिन वो इब्ने बतूता के नाम से व्लॉगिंग करते हैं। कासिम का कहना था कि सबसे पहले वो कराची आए, स्ट्रीट फूड को एंजॉय किया। कराची के विज़िट के बाद कासिम गए जनाब लाहौर, और वहाँ पर उन्होंने मुग़ल शहनशाहों की तामीरात देखी, और इसके अलावा लाहौर की फूड स्ट्रीट का भी विज़िट किया। तो ये तो सवाल बनता है उनसे कि कराची के खाबों ज़्यादा पसंद आए थे या लाहौरी खाबों ने उनको अपना दिल दादा बनाया? उन्हें पूरा पाकिस्तान पसंद आया। अगर वो कहते हैं कि लाहौर के, तो हम कह देंगे लाहौर है। फिर वो आगे से कहेंगे, फिर वो हो सकता है पंजाबी में कहेंगे जिन्हें लाहौर नहीं देखो जमिया में, ऐसा भी हो सकता है। खैर, अब हमने एक और चीज़ हमने रिकॉर्ड की थी, एक बाहिम्मत जवान से हमने बात की जो कि रेडी पर मज़ेदार चाइनीज़ फूड बनाकर इसके हलाल कमाने में मसरूफ़ है, और उनका सिर्फ एक ही जो है वो है कि वो अपनी वालदा से मिलना चाहते हैं। लाहौर के असद अली की कहानी हालात से तंग अफराद के लिए इंस्पिरेशन है, क्योंकि 3 अफराद का काम वो अकेले करते हैं, और स्ट्रगल, हिम्मत, मेहनत सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी जो वालदा है वो हैं सऊदीया में, और वो अपनी वालदा से मिलना चाहते हैं, और वो चाइनीज़ फूड को फ़रोख्त करके गुजर बसर कर रहे हैं, और वो अपने छोटे भाई को अच्छी तालीम दिलवा रहे हैं। ये इनकी ख्वाहिश है कि वो इस चीज़ को दिलवाते रहें, और वालदा से वो अपनी मिलना चाह रहे हैं, या उन्हें अब चाहते हैं कि वो सऊदीया से वापस बुलाएं या वो उनके पास चले जाएं, और उनके तजुर्बे और जो उन्होंने हमसे शेयर किया, हम चाहते हैं शुएब कि हम जो है मज़ीद अपने नाज़रीन को दिखाएं। बिल्कुल जी, तो अब आपको मिलवाएंगे कैसे बाहिम्मत शख्स से जिसकी हिम्मत, जिसका हौसला, जिसकी अज़्म जो है वो मिसाल बन गई। मेहनत कश असद अली जो कि लाहौर में मज़ेदार से, मुझे तो चाइनीज़ फूड बड़ा ही पसंद है। रेडी पर चाइनीज़ फूड लगा रहे हैं। अब देखें, रेडी पे भी दस्तयाब है चाइनीज़ फूड, मज़े वाला। Why is he doing that? वो इसलिए, यही तो आज हम उनसे बात करने वाले हैं कि वो ये क्यों कर रहे हैं। 3 लोगों का काम जो वो अकेले कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल की असद ने, हिम्मत नहीं हारी, और आज वो चाइनीज़ फूड फ़रोख्त करके गुजर बसर कर रहे हैं। उनकी ख्वाहिश है तो सिर्फ छोटे भाई को अच्छी तालीम दिलवाना और अपनी वालिदा को सऊदी अरब से वापस बुलाना। अब ये जितना भी बैकग्राउंड है स्टोरी का, या उनके घर वाले क्यों हैं सऊदीया में, या क्या मामला था, ये हम असद से जानेंगे। उन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम असद, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? और मुझे ये बताएगा कि चाइनीज़ फूड का स्टॉल लगाना, ये सफ़र कितना मुश्किल था, और ये जो सफ़र है इसको शुरुआत आपने कैसे की, कैसे जहन में आया? वालेकुम सलाम। मैं बहुत छोटा था, मेरे वालिद साहब की जो है ना डेथ हो गई थी, 5 साल के एज में था। तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से जो है ना मेरी मम्मा का छोटा सा स्कूल था,
तो वो जो है ना उसमें आलू चिप्स वगैरह बना के और बच्चों को उधर ही पढ़ाती भी थी और जो है ना चीज़ें भी सेल करती थी। वही चीज़ें मुझे बड़ी याद आती हैं कि मम्मा ने हमारे लिए क्या क्या कुछ किया है और क्या किया है। फिर जो है ना मम्मा ने मुझे तालीम हासिल करवाई है मैट्रिक, छोटा भाई और मैं जो है ना मैट्रिक उसको मैं स्कूल लेके जाया करता था साइकिल पे। तो उसके बाद जो है ना हालात बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम में आ गए, जिसकी वजह से जो है ना मैंने स्टडी मैट्रिक में छोड़ दी थी। अच्छा, तो असद भाई कितना छोटा है आपसे? मेरे से जो है ना 2 साल छोटा है। तो मैट्रिक तक आप तरह गए स्कूल, उसके बाद आपने छोड़ दिया बिकॉज हालात ऐसे थे। आपकी वालिदा सऊदी अरब थी या चली गई, ये क्या हुआ? मैं जॉब कर रहा था, मैंने बहुत सारी बेकरीज़ में काम किया। मैंने स्टार्ट किया था, मैंने स्वीपर की जॉब भी की है और बेकरी में शीशे साफ़ किए हैं मैंने। उसके बाद जो है ना मुझे एक अल्लाह पाक ने मौका दिया कि मैं जो है ना एज ए किचन में जो है ना इंटर हो गया। एज ए हेल्पर की जॉब मेरी स्टार्ट हो गई थी। फिर स्ट्रगल करते करते अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक शेफ़ हूँ। और जो है ना वालदा साहब मजदूरी के लिए सऊदी अरब चली गई थी। नहीं तो वो कब गई थी और मतलब कितना अरसा हो गया उन्हें सऊदीया में मुकीम? माँ जी को जो है ना 4 साल हो गए वो सऊदी अरब में। अच्छा। और मैं दिल से दुआ करता हूँ कि मेरा काम चले और मेरी माँ वापस आ जाए। यानी असद, आपकी वालिदा आप दोनों बच्चों के अखराजात उठाने के लिए ज़रा आपकी सपोर्ट कर रहे थे, बट स्टिल उन्होंने अखराजात उठाने के लिए फ़ैसला किया क्योंकि ये बहुत मुश्किल फ़ैसला था। बच्चों को पाकिस्तान छोड़कर बाहर जाना, वो भी सऊदीया मजदूरी करने के लिए। क्या करने गई थी और क्या करती हैं वहाँ पर वो? एक सऊदी अरब की तरफ से स्कीम आई थी, तो वो जो है ना मेरे वाले साहब की डेथ हो गई, तो माँ जी बेवा थी, तो इस वजह से यहाँ पे जो है ना गुजारा नहीं हो रहा था हमारा, इसलिए वो वहाँ पे चले गई हैं। स्कूल हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया था और इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि मैं अपनी माँ को जल्द से जल्द बुला लूँ इंशाल्लाह। लेकिन मुझे बताएं असद कि वालिदा 4 साल वहाँ, आप यहाँ पर, तो इस दौरान आप वहाँ गए, वालिदा आती हैं, मिलती हैं? जी बिल्कुल, रब्ता होता है माँ जी के साथ। और सिर्फ रब्ता होता है, यानी मुलाकात नहीं होती? मुलाकात अभी तक नहीं हुई। 4 साल से आप अपनी वालिदा से नहीं मिले? नहीं मिला। ये ज़ाहिर है बहुत दुख की बात है। हम तो कोशिश करते हैं ना हर लम्हा कि अपनी माँ के साथ रहे। ये मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आपकी वालिदा दूसरे शहर में भी हो, 1-2 दिन आप गुजार लेते, लेकिन 4 साल बहुत लंबा अरसा है। तो असद, अभी मुझे ये बताएं कि अभी आपने जो जितनी मुश्किलात देखी, जितनी स्ट्रगल की, आपको खुद क्या लगता है कि मज़ीद कितनी स्ट्रगल करनी है कि आप अपनी वालिदा को बुला लें या वालिदा के पास खुद पहुँच जाएँ? इंशाल्लाह बस ये कारोबार मैंने स्टार्ट किया हुआ, अपना छोटा सा स्टॉल लगाया है, कुछ पैसे मेरे पास है, कुछ माँ जी ने हेल्प आउट किया है, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक शेफ़ हूँ और मैं चाइनीज़ फूड का स्टॉल लगा रहा हूँ। और ये आपने इसलिए किया सर? मेरी जॉब बन जाती है। ये आप इसलिए कर रहे हैं 17 घंटे काम कि आप इतना कमा लें कि आपकी वालिदा को वहाँ मजदूरी ना करनी पड़ेगी, यही वजह है? बिल्कुल, मैं 17 घंटे जॉब कर रहा हूँ और ये 3 महीनों का काम मैं अकेला कर रहा हूँ। मेरे जिस्म में बहुत दर्द होता है, और भी मेरा कारोबार जब चलेगा मैं अपने साथ लड़के रख लूँगा, क्योंकि ये अकेले बंदे का काम नहीं है। तो असद, ये बताएं कि आपकी वालिदा वहाँ क्या काम करती है? माँ जी मेरी वहाँ पे जो है ना किसी के घर में काम कर रही है, बच्चे पढ़ाती है और मजदूरी कर रही है। अच्छा, और छोटा भाई भी कोई जॉब कर रहा है आपका? छोटा भाई नहीं कर रहा, छोटा भाई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और पार्ट टाइम जो है ना मेरे लिए हेल्प आउट करने के लिए मेरे स्टॉल पे आ जाता है 2-3 घंटे के लिए। और असद, ज़ाहिर है आजकल तालीमी अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। अपने भाई को आप माशाल्लाह अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, ख़ुद आप तालीम हासिल नहीं कर पाए, लेकिन आपने ये सोच लिया, ये ठान लिया कि भाई को पढ़ाना है। ज़ाहिर है बहुत बड़ा चैलेंज है ये, यूनिवर्सिटी की तालीम दिलवाना। ज़ाहिर है बहुत अखराजात होते हैं उसके, कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? और बस अल्लाह पे उम्मीद है इंशाल्लाह, क्योंकि रब हर इंसान के साथ होता है। मैंने 12 साल स्ट्रगल करके और इस मुकाम पे पहुंचा हूँ और इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह मैं मेहनत करता रहूँगा और अपने घर वालों को और सबके साथ हूँ। इंशाल्लाह मैं अपने भाई को भी ज़रूर पढ़ाऊँगा। और असद, इस प्लेटफॉर्म से हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि आपके छोटे भाई की आपकी वालिदा से मुलाकात हो, बहुत जल्द ये मुलाकात हो। इसके लिए जो भी तावन हो सकता है, जो भी फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड है, जो भी चीज़ रिक्वायर्ड है, उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। मैं फिर भी चाहूँगा अगर आप कुछ कहना चाहें इससे मुताल्लिक़ कि माँ से मिलने के लिए जो आप तड़पते हैं।
बिल्कुल, क्यों नहीं, इंशाल्लाह आ जाएंगी मेरी अम्मी, इंशाल्लाह। आखिरी बार आपकी बात कब हुई वालिदा से? मेरी होती है बात मामा जी से, जो है ना 1-2 दिन बाद बात होती सही। और ये बात आपने कही उनको कि माँ जी मैंने अपना स्टॉल लगा लिया है, मैं अपने कारोबार को तरक्की दूंगा आपकी दुआओं के साथ, आपकी दुआओं के साए में, बस आप वापस आ जाएं, मैं कमाऊंगा इंशाल्लाह, ये कहा आपने उनको? तो क्या कहा उन्होंने फिर? मैंने माँ जी से बात की थी, क्योंकि उन्होंने मुझे पैसे दिए और कुछ मेरे पास थे, तो उनको मेरे कारोबार का पता है, और मैंने अम्मी जी से रिक्वेस्ट की है कि आप आ जाए। तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा है बेटा मैं आ जाती हूँ इंशाल्लाह, बस जल्द आ जाऊंगी, आप अपना कारोबार सेटल करें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह वो बहुत जल्द आएंगी और अल्लाह आपके इस कारोबार को इतनी तरक्की देगा, आपके भाई भी बहुत अच्छा पढ़ेंगे। आप दोनों अपनी माँ के लिए ज़ाहिर है ये कुछ कर रहे हैं कि माँ जल्दी से जल्दी आप लोगों के साथ हो, क्योंकि ज़ाहिर है माँ सिर्फ दायरा गैर में नहीं, माँ सिर्फ दूर नहीं, माँ वहाँ मेहनत मजदूरी कर रही है, वहाँ मुश्किल में है। तो ज़ाहिर है बच्चों की, औलाद की तो यही कोशिश, यही ख्वाहिश होती है कि माँ को सुकून देना है, क्योंकि माँ उसके कदमों तले जन्नत है। माँ को तो सुबह उठते साथ अगर प्यार की निगाह से देख लें तो क्या सवाब है उसका, जन्नत के अलावा हज का दर्जा है। और हमारी यही दुआ है सर, हमारी कोशिश भी यही है कि आपकी जितनी हेल्प हो सके और जितनी जल्दी आपकी वालिदा वापस आ सकें। यकीनन माँ जैसे माँ कहते हैं ना कि बच्चे उसकी आंखों की ठंडक है, ऐसा माँ भी बच्चों की आंखों की ठंडक। अगर माँ आपकी सुन रही हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ कहें, क्या कहना चाहें? बस यही कहना चाहूँ कि इंसान को जो है ना मेहनत करनी चाहिए, जितना हो सकता है इंसान अपनी फैमिली के लिए उतनी मेहनत करे, और अल्लाह पाक इसका अजर एक दिन ज़रूर अता करता है। बेशक। और सबकी माँ जो है ना, माँ के बगैर जो है ना इंसान अधूरा होता है, क्योंकि पापा 5 साल का था तो वो इस दुनिया से चले गए। इस चीज़ का मुझे बहुत जो है ना तकलीफ है। जाना तो असद सब में है, बहुत छोटी है, जाने का तो कोई वक्त नहीं असद, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर आपकी माँ जी आपको सुन रही हैं, होता है जब आप माँ से बात कर रहे हो आप कुछ नहीं कह पाते, लेकिन मैं चाहता हूँ आज वो भी कहें, माँ आपकी सुन रही हैं। कभी दिल में और कभी ज़ुबान से माँ के सामने अदा ना किया हो, तो उनकी कुर्बानी है ज़ाहिर है। बस यही सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि मेरी माँ वहाँ पे मजदूरी कर रही है हमारे लिए, क्योंकि जिसने मजदूरी की आपके लिए, माँ जिसने अपनी दिन रात कुर्बान की आपके लिए, माँ जिसने ये मुल्क छोड़ा आपके लिए, माँ जो बाहर मजदूरी कर रही है आप 2 बच्चों के लिए, उस माँ के लिए मैं चाहता हूँ कि उसका बेटा कुछ कहे, मैं इसमें सुनना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे वीज़ा भेजा था, मेरा वीज़ा आया था, बट ये कि मुझे जिगर का मसला था और मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। मेरी यही ख्वाहिश थी कि मैं अपनी माँ के पास जाऊँगा, वहाँ पे जो है ना कुछ स्टॉल बना के ना दोनों हम माँ और बेटा हम जो है ना वहाँ पे जो है ना मजदूरी कर सके और फिर हम अपने पाकिस्तान वापस लौटे, बट मेरी डॉक्टरी क्लियर नहीं हुई और फिर मैंने पाकिस्तान में ये छोटा सा स्टॉल बना लिया। लेकिन असद इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर, अगर आप नहीं जा सके वहाँ पे तो आपकी वालिदा यहाँ पर आ जाएंगे इंशाल्लाह। मैं चाहता हूँ इनसे पूछूं एग्जैक्ट आपका स्टॉल कहाँ पर है, हम चाहते हैं लोगों को बताएं, फिर हम यहाँ से कहेंगे कि तमाम देखने वाले जो लाहौर में रहते हैं वो जाएं आपके स्टॉल में, वो जाके आपके हाथ का जायका चखें, और ज़ाहिर है मैं ये नहीं कहता मदद करें, मैं ज़रूर ये कहूँगा कि वो जाकर आपकी मेहनत का मुआवजा जो है वो आप बताओ, ताकि फिर वो आप इतना इकट्ठे कर ले पैसे कि आपकी माँ जल्दी से वापस आ जाए। हम सबको सपोर्ट करने, अपना भाई समझ के आपको, तो प्लीज़ थोड़ा शेयर कीजिएगा। स्टॉल कहाँ पर है? मेरा स्टॉल लाहौर में जो है ना मॉडर्न टाउन लिंक रोड है, वहाँ पे मैकडोनल्ड का जो फ्रंट है उसकी इन फ्रंट पे मेरा स्टॉल लगता है, मॉडर्न टाउन लिंक रोड लाहौर में। प्लीज़ जो भी हमें देख रहे हैं, जो भी हमें सुन रहे हैं, इसकी कहानी ऐसी है जो वाकई सुन के हमारी भी आंखें नम हैं, तो प्लीज़ जाइए इनके स्टॉल को विज़िट कीजिए, सपोर्ट कीजिए इनको अपना भाई समझकर, सपोर्ट कीजिए उस माँ का बेटा बनकर जिस माँ को पाकिस्तान आना है, इस माँ को हमने पाकिस्तान बुलाना है। वो सिर्फ असद की माँ नहीं, वो हम सबकी माँ है, माँ और बेटे को मिलाना है। बेशक बेशक। और हमारी दुआ भी यही है कि असद जल्द अज जल्द अपनी वालिदा से मिले। और असद आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, आपने जितनी स्ट्रगल किया और जितना अपनी माँ के लिए बेताब हैं, यकीनन ये सब चीज़ें रायगा नहीं जाएंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। असद
बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। अल्लाह आपके इस कारोबार तरक्की दे और अल्लाह बहुत जल्द आपकी, आपके भाई की, अपनी वालिदा से मुलाकात कराए। अल्लाह आपके लिए बहुत आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह आपकी ज़िंदगी को बेहतरीन कर दे और आपकी जितनी मुश्किलात हैं वो दूर कर दे। दुआ से सब कुछ हो जाता है और आपके साथ तो आपकी माँ की दुआ है। हमारी अभी भी यही दुआ है कि ऐसा जल्द से जल्द अपनी वालिदा से मिले, उनकी वालिदा जो इनसे मिलने के लिए पाकिस्तान आ जाए। अभी एक ब्रेक लेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे तालीमी इदारों की जो कि हो चुके हैं बंद। बच्चों को बहुत ज़्यादा खुशियाँ हो रही हैं, लेकिन वालिदैन के फिर से इम्तिहान शुरू हो गए, क्योंकि हम देखते हैं कि जब बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो ये वालिदैन के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। अब फिर से टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। बच्चों को अपने तदरीसी अमल को जारी रखने के लिए मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप या टैबलेट का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि छुट्टी के दौरान भी ऑनलाइन क्लासेस होंगी। यानी छुट्टी कोई छुट्टी नहीं है, घर बैठ के आपने पढ़ना है, मगर ये क्लासेस वालिदैन के लिए मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हमने अक्सर अम्मा बाप कहते सुना कि इम्तिहान बच्चों के होते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि इम्तिहान हमारे हैं, हम भी बच्चों के साथ लगे होते हैं। बच्चों को बाकायदगी से क्लासेस लेने का पाबंद बनाना कितना आसान है, क्योंकि बच्चे कभी भी एक जगह नहीं टिक के बैठते और कभी भी वक्त पर नहीं उठते। अच्छा, जब आप स्कूल जा रहे होते हैं तब तो ये होता है कि चलो यार 8 बजे जो स्कूल की घंटी बज रही है तो 8 बजे से पहले आपने पहुंचना है, आपने जो है अपनी क्लास अटेंड करनी है। लेकिन जब ऑनलाइन क्लासेस होती है तब बच्चे थोड़ी सुस्ती करते हैं। अब तो सर्दियाँ आ गई हैं और मुझ जैसे बच्चे तो कभी भी नहीं उठे। अगर मेरे टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस होती तो हर रोज मिस होती। आप जैसे बच्चों की ही बात हम आज करेंगे। जो नहीं उठेगा उसके लिए क्या होगा, इसी पर हमें ज्वाइन करिए डॉक्टर फरीहा नाज, माहिर नफ्सियात है। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गुड टू। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ह्यूमन ब्रेन की जब हम बात करते हैं वी आर वेरी अडॉप्टिव। हालात जैसे भी हों हम अडॉप्ट करते हैं। तो बच्चों से मुतालिक हम समझना ये चाह रहे हैं कि जब ऑनलाइन क्लासेस की तरफ हमने शिफ्ट किया, ज़ाहिर है वो ज़रूरत थी, क्योंकि कोविड-19 की सेकेंड वेव है, स्कूल्स नहीं जा सकते, स्कूल्स बंद हैं, हमने ये करना है, हमने इस तरह से पढ़ना है। क्या बच्चों का दिमाग इसको एक्सेप्ट करने में दुश्वारी का सामना करता है या कि नहीं, वो जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं? क्योंकि जाहिर है मोबाइल नया नहीं है, टैबलेट नया नहीं है, सिस्टम नया नहीं है, इंटरनेट का इस्तेमाल बच्चे के लिए नया नहीं है। उसमें पहली बात तो मैं ये करना चाहूँगी कि ये जो जैसे ही कोरोना पेंडेमिक स्टार्ट हुआ और उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस का एक सिस्टम स्टार्ट हुआ, तो उसमें सबसे पहली बात ये कि बच्चों ने इस चीज़ को एज अ वेकेशन लेना शुरू कर दिया। फैमिलीज़, आई हैव सीन सो मैनी फैमिलीज़ कि वो भी जैसे आपने बात की कि ये टैबलेट का इस्तेमाल, आई मीन लैपटॉप और ये इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल तो बच्चे पहले भी कर रहे थे, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस का जो कॉन्सेप्ट है उसमें उन्हें एक लीवरेज मिल जाती है। अब जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि वो अटेंडेंस लगवा के उसके बाद वो इधर उधर हो जाते हैं, दे डोंट अटेंड द क्लास। आई मीन सिर्फ उन्हें ये है कि वो एक्टिव हैं, लेकिन वो सिर्फ उन्हें ये है कि हाँ ठीक है हम क्लास ले रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट गेटिंग द नॉलेज जो कि टीचर उनको इम्पार्ट कर रही हैं, लेकिन वो उसको सुन नहीं रहे हैं। सो उनके लिए जो है ना वो एक फ़न का एक एलिमेंट हो गया। प्लस ये कि वो इससे पहले जब एक ब्रेक मिला तो वो उसके ड्यूरिंग उनकी एक हैबिट बन गई कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो उसमें होता ही है कि रूटीन ख़राब हो गई। उसमें बच्चों ने ऑनलाइन जो है वो क्लासेस जब लेनी तो उसके बाद वैसे ही एक तो टाइम पीरियड शॉर्ट हो गया, उन्होंने उसमें उन्होंने अदर दूसरी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया। तो साइकोलॉजिकली उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि अच्छा ठीक है, दो कि हम एक बहुत एक क्रॉनिक एक क्रूशल टाइम से गुजर रहे हैं और गुजर रहे थे, लेकिन फैमिलीज़ ने भी और बच्चों ने भी उस चीज़ को एक लेयर टाइम और एक वेकेशंस के तौर पे लेना शुरू कर दिया कि जैसे मूव कर जाना, किसी के घर चले जाना, बच्चे इंजॉय कर रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस को बच्चे सीरियस नहीं लेते। और डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल बच्चों की इन्हीं आदत की बात करना चाह रही हूँ कि जो बच्चे आदतें अपना लेते हैं कि ज़्यादा फिर मोबाइल इस्तेमाल करना, देर से सोना या फिर किसी के घर चले जाना, ज़्यादा घूमना फिरना कर देना। इवन ये छुट्टियाँ नहीं होती लेकिन बच्चे इसको छुट्टियाँ कंसिडर कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ बच्चों की नफ्सियात पे कितना असरअंदाज होती है? देखिए
बहुत ज़्यादा ये काफ़ी आई थिंक इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि काफ़ी हद तक जो है ना ये इसका बुरा इम्पैक्ट पड़ता है उनकी साइकोलॉजिकल जो है वो हेल्थ है उसके ऊपर, उनकी मेंटल हेल्थ इस तरह से, बिकॉज उनकी हैबिट फॉर्मेशन इस तरह से हो जाती है, उनका माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है और वो जो है स्टडीज़ की तरफ जिस तरह से उनका एक सीरियस एटीट्यूड होता है वो उतना सीरियस नहीं रहता। जैसे ऑनलाइन जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उस तरह से बच्चों ने एग्ज़ाम्स नहीं दिए, ऑनलाइन क्लासेस को उस तरह से नहीं लिया, इसी तरह से उन्होंने उसके ड्यूरिंग अपनी, अब जैसे बच्चा एक क्लास ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहा है तो वो अटेंड कर रहा है तो अब पेरेंट्स का अगर चेक नहीं है या कुछ भी बच्चा अकेला बैठा हुआ है तो वो एक्टिव तो है लेकिन वो साथ साथ वो गेम प्ले कर रहा है, कुछ और देख रहा है, मल्टीपल विंडोज किसी और एक्टिविटी में अपने आप को वो बिजी कर रहा है, तो उसकी डिफरेंट हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं और साइकोलॉजिकली वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है कि नहीं, मतलब दिस इज समथिंग विच इज़ फन। सो वो उसको सीरियस, वो नॉन सीरियस एटीट्यूड हो जाता है और एक वो हैबिट फॉर्मेशन का कहते हैं ना कि इट टेक्स ओनली 7 days कि आपकी एक हैबिट डेवलप हो जाए, तो वो 7 days के अंदर आपकी एक हैबिट डेवलप हो जाती है। देन वी आल्सो से हैबिट इज सेकंड इन नेचर, फिर वो वाकई खत्म नहीं होती, वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होती। और उसमें यह है कि देखिए क्लासेस जब आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और अगर आपको पता है कि आपके बच्चों की, देखिए बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनको अपने बच्चों की नेचर का अंदाज़ा होता है कि अच्छा कुछ बच्चे हैं वैसे ही रिबेलियस होते हैं, वो स्कूल जाने के लिए भी बहुत कम उनको ड्रैग करना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, उनको खींच के लेके जाना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं बच्चे जो कि खुद इतने कीन होते हैं, उन्हें खुद इतना जो है ना वो पढ़ने का शौक़ होता है, उन्हें क्लासेस अटेंड करने का, जिन्हें जो कंपटीशन में आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस का जहाँ तक मैंने मेरे पास क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं और जब अपने बच्चों के बारे में बात करते हैं तो मैंने जहाँ तक जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है पेरेंट्स के साथ और बच्चों के साथ, तो मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व किया कि वो पेरेंट्स जो कि अपने जो बच्चों को उन देख लेते हैं कि अच्छा ठीक है बच्चा ऑनलाइन क्लास ले रहा है, वो जाके ये भी नहीं देखते कि अच्छा ठीक है वो वाकई में ले भी रहा है या नहीं। आई हैव हर्ड सो मैनी स्टोरीज, बच्चे क्या करते हैं हैंड्स फ्री लगाते हैं, क्लास में एक्टिव होते हैं और उसके बाद सो जाते हैं, क्लास एंड हुई उसके बाद उठ गए। सो इट्स जस्ट लाइक कि उसमें सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी कि जो जो हैबिट एक रूटीन ख़राब हुई है वो ये हुई है कि बच्चों ने पूरी रात जागना शुरू कर दिया है। रात को वो पूरी रात अपनी वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, नेटफ्लिक्स, ये गेम्स, ये इन चीज़ों में अपने आप को बिजी रख लिया। और दिन में जो है वो जब ऑनलाइन क्लासेस होती है सो जाते हैं, क्लासेस के ड्यूरिंग सो लिया। हाँ, और फिर इसीलिए कहते हैं ना कि रात की जागी आंखें ऑनलाइन क्लासेस में क्या बढ़ती होंगी। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि फिर वालिदैन क्या किरदार अदा कर सकते हैं बच्चों को कंट्रोल करने में? चले रूटीन एक ये सेट होगी कि आपने उनको जल्दी सुला दिया, लेकिन इस चीज़ को वालिदैन कैसे मेक श्योर करें कि अच्छा ऑनलाइन क्लास में बच्चे का इंटरेस्ट उतना है जितना वो स्कूल में जाके क्लास में अपना इंटरेस्ट लेता है? इस चीज़ को कैसे फिर जो है मेक श्योर करना? देखिए उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि पेरेंट्स हैव टू हैव अ स्ट्रॉन्ग चेक ऑन देयर किड्स। इसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जब बच्चा क्लास ले रहा है तो उसमें एटलीस्ट आफ्टर 10 minutes 5 minutes और 15 minutes के बाद आके एक दफ़ा चेक कर लें कि बच्चा क्लास अटेंड कर रहा है, और उसके बाद अगर क्लास अटेंड कर लिया उसने तो उसके बाद एटलीस्ट आस्क योर किड कि अच्छा क्या आज का क्या टॉपिक था, क्या आपने सीखा, क्या लर्न किया, क्या आपको क्या काम मिला है, क्या होमवर्क मिला है। उसके बाद उनकी एक रूटीन, देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि कोरोना पेंडेमिक में हम सबकी रूटीन ही डिस्टर्ब हुई है। सो उसमें बच्चों की जो रूटीन है उसको जब वो स्कूल नहीं जा रहे तो उनकी रूटीन बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई है। अब उनका ब्रेकफास्ट का, उनकी पढ़ाई का, उनके सोने का, उनकी पूरी एक इंटायरली उनकी लाइफ की पूरी लाइफस्टाइल ही उनका चेंज हो गया। तो उसमें पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि उसमें वो दे हैव टू मेक श्योर कि उनका बच्चा रात को
टाइम के ऊपर वो उसको टाइम के ऊपर यानी डॉक्टर साहिबा ये पेरेंट्स का एक अहम रोल होगा इसमें कि बच्चे की रूटीन को उन्होंने किस तरह से कंट्रोल करना है कि जैसे पहले वो वक्त पर उठता था उसी टाइम पर उठे, वक्त पर नाश्ता करता था उसी वक्त नाश्ता करे, उसी चीज को एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब ये कितना जरूरी है, चेंज कर दिया ना, ये कितना जरूरी है कि बच्चा कर दिया ना। डॉक्टर साहब ये कितना जरूरी है कि बच्चा ऑनलाइन क्लास लेने से पहले बिल्कुल उसी तरह तैयार हो जैसे वो स्कूल जाने के लिए तैयार होता है, क्योंकि ये ना हो यंग किड गेट्स अप एंड टेक्स क्लास, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए उसमें यहाँ पे एक मेंशन करना चाहूँगी मैं चीज़ कि जैसे फैमिलीज ने एक चीज़ रख दी है, जैसे कि वो जो ब्रेकफास्ट है, अच्छा बच्चे अटेंड कर रहे हैं क्लासेस, उसके बाद 1 बजे 1:30 बजे 12 बजे ब्रेकफास्ट। अब एक बच्चा जब वो स्कूल जा रहा है तो वो 7:30 8 o'clock या फिर 6:30 7 o'clock पे वो ब्रेकफास्ट कर रहा है। अब उसको लीवरेज मिल गई है। अब वो पहले क्या करता है कि वो पूरी रात का जागा होता है, उसके बाद फिर वो रूटीन उसकी डिस्टर्ब हो गई है। अब आप इसी टाइम ड्यूरेशन के में देखेंगे कि बच्चे की हैबिट्स जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। फिर उसके बाद वो एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व करना शुरू कर देता है, फिर वो एक्स्ट्रा जो चीज़ें जो टाइम उसने इन्वेस्ट करना है अपनी स्टडीज़ में, वही टाइम वो इन्वेस्ट कर रहा है दूसरी एक्टिविटीज़ में, उसमें वो फ्रेंड्स वो सारा कुछ अब हमने इस टाइम पीरियड को ना कि हम ये समझे इस चीज़ को कि ये जो क्रूशियल टाइम पीरियड है, इसमें बच्चों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, उनका ध्यान रखने की ज़रूरत है ताकि उनकी हैबिट्स ख़राब ना हो। और ये मेरे ख्याल से पहले से ज़्यादा वालिदैन को ध्यान रखने की ज़रूरत है, वालिदैन को पहले से ज़्यादा चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए अभी के टाइम, क्योंकि ये कोर हैबिट्स आपकी डेवलप होती है ना। देखिए ये वो टाइम है यहाँ जिसमें आपकी कोर हैबिट्स, आपकी पर्सनैलिटी की एक डेवलपमेंट हो जाती है। सो आपकी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट अगर इस तरह से हो जाएगी तो वो फॉर द रेस्ट ऑफ द योर लाइफ वो ऐसे ही रहेगी। फिर आप जब पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि नहीं हमारा बच्चा ये करना शुरू हो गया, उसकी ये आदतें हो गई हैं, उसको बिहेवियरल इश्यूज स्टार्ट हो गए हैं, फिर वो बाद में कंप्लेन करते हैं जब वो कहते हैं ना कि वो पानी सर से गुजर जाता है। सो उससे पहले ही दे हैव टू टेक सम प्रिवेंटिव मेजर्स कि थोड़ा अपने बच्चों के ऊपर चेक रखना शुरू करें, अपनी रूटीन को भी। अच्छा एक और फैक्टर भी है यहाँ पे कि पेरेंट्स ने अपनी रूटीन भी चेंज कर ली है। उन्होंने अपना भी रात, अब जैसे मैं जब पूछती हूँ पेरेंट्स से कि अच्छा आपके खाने का टाइम क्या है, रात के खाने का टाइम क्या है, ब्रेकफास्ट का क्या है, तो वो भी यही बताते हैं कि हम 12 बजे खाते हैं, नाश्ता जो हम 12 बजे करते हैं, बच्चों पे क्या 12 बजे सवाल करेंगे डॉक्टर साहब, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे वही करते हैं जो पेरेंट्स करते हैं। थैंक यू सो मच, साथ मौजूद थे आप इस अहम मौजू पर गुफ्तगू थी। तो अपनी रूटीन भी ठीक रखिए, जब अपनी रूटीन आप ठीक रखेंगे तो बच्चों की रूटीन ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी, घर का सिस्टम ही ठीक हो जाएगा। ये बड़ों ने सेट करना है। बच्चों पे ब्लेम करने से पहले ज़रा ये देखिए कि आप खुद कहाँ पर गलती कर रहे हैं, चेक रखिए अपने बच्चों पे। आपसे मुलाकात करेंगे कल, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। बाहर जाइए तो मास्क लगा कर जाइए, जाना ज़रूरी नहीं है तो बिल्कुल मत जाइए।